द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की सीजन 3 में आप सबका स्वागत है। आप लोग बोलते हो ना बहुत लेट वीडियो लाता हूँ, तो चलो जल्दी ले आया। लेकिन आप लोगों को लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना है, जल्दी से कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर एक एडवेंचरर बन चुका है और वो बी क्लास एडवेंचरर बनता है और अब जैस्मिन के साथ वो ट्रेनिंग करने के लिए किसी और जगह में आता है जहाँ पे सिल्वी अलग अलग माना बीस्ट को मार के खाने के लिए उससे अलग होता है। और दूसरी तरफ हम उन दोनों को फाइट करते हुए यानी ट्रेन करते हुए देखते हैं। जैस्मिन उसे बताती है आर्थर के पास मैजिकल एबिलिटी तो बहुत अच्छा है पर उसके बॉडी का कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है और इसी वजह से आर्थर कहता है अब से वो हर एक डेंजन में जाएगा, कोई भी मैजिक का यूज नहीं करेगा। अब आगे 2 साल बीत चुके हैं। किसी एक जगह में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक बंदा कहता है हे तुमने कोई रूमर सुना है? दूसरा बंदा तभी गुस्से में कहता है ओह कागुल, रूमर मतलब तुम उसी मास्क स्वॉर्डमैन के बारे में बात कर रहे हो, ये सब कुछ एक बुलशिट है। पर तभी दूसरा बंदा कहता है अरे नहीं, सच है। मेरा एक एक्वाइंटेंस था जो कि उन लोगों के साथ टीम अप करा था, वो जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ के साथ ट्रैवल कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है तो फिर तुम्हारे एक्वाइंटेंस ने क्या कहा? वो कहता है लगता है कि रूमर्स वो सच है, वो एक मेज नहीं है। ये सुन के वो बंदा विश्वास ही नहीं करता और गुस्से में कहता है मुझे पता नहीं वो क्या है, मैंने सुना है कि उसने सोलो एक डेंजन को क्लियर किया था। क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? बी क्लास का एडवेंचर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता और तुम मुझे कह रहे हो एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन जो कि मैजिक का यूज तक नहीं करता वो ऐसा कर सकता है? दूसरा बंदा हंसता है लगता तो है जैस्मिन उसके साथ थी, हो सकता है कि उसी ने उसकी मदद की होगी। वहाँ पे अब उसी के बारे में बातें चलने लगता है। तभी वो बंदा फिर से गुस्से में कहता है उसे कभी भी मेरे पास लाओ, मैं उससे कभी भी लड़ सकता हूँ। और तभी काबुल वो सोचता है मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता, एक मास्क स्वॉर्डमैन उसके बारे में ही सभी बात कर रहे हैं। जो स्टोरीज घूम रही है वो ये है उसके साथ जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ है, पर उससे भी जो रिडिकुलस है सिर्फ वो आते ही बी क्लास एडवेंचरर नहीं बना बल्कि अभी रिसेंटली वो ए क्लास में मूव हुआ है। और अगर ये सच है तो सिर्फ 2 साल में ही वो ए क्लास में पहुंच गया है। और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लाइन सी क्लास एडवेंचरर जो कि एग्जाम में फेल हुआ था, यहाँ तक कि मेरे सामने ये बंदा वो खुद भी एक वेटरन बी क्लास एडवेंचरर है। वो ऐसे सोचता है तभी वहाँ पे कोई एंट्री लेता है जिसे देख के वो पूरी तरीके से चौंक जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा आर्थर था जो कि बड़ा हो चुका है। उसे देखते ही तभी वही बंदा अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है स्पीक ऑफ द डेविल। तभी वो बंदा डरते हुए कहता है ओए ओए टर्मन, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पर वो बंदा रुकता नहीं, आर्थर के पास जाता है और कहता है तुम्हारा प्रीटी गार्डियन कहाँ है बच्चे? पर वो उसे इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है। इससे उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और तभी गुस्से में वो आर्थर के ऊपर खतरनाक तरीके से तलवार चला देता है। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है पर जब सब कुछ हटता है वो सामने देखते ही चौंकता है क्योंकि आर्थर को उसकी तलवार लगा ही नहीं था। वो सोचता है ये क्या हुआ, क्या मैंने मिस करा या इसने डॉज करा? तभी आर्थर गुस्से में उसकी तरफ देखता है जिससे वो थोड़ा सा डरता है और डरते हुए फिर से गुस्से में उसके ऊपर उसकी तरफ जाके स्लैश करने लगता है। पर उसकी हर एक स्लैश को आर्थर बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। वो गुस्से में कहता है क्या तुम सिर्फ डॉज ही करना जानते हो? और ये सुनते ही आर्थर बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है और एक खतरनाक स्लैश करता है जिसके वजह से हम देखते हैं उसकी दाहिने हाथ की उंगलियां ही पूरी तरीके से वो काट देता है। वो बंदा दर्द से चीखने लगता है। उसके हाथ से तलवार गिर गया था जिसके वजह से तभी उसके सामने आर्थर उसी के तलवार पे पैर रखता है और अपना प्रेशर रिलीज करता है जिससे वहाँ पे सब कोई डर जाते हैं। आर्थर गुस्से में कहता है आर यू डन? और आगे जाके सामने लड़की को देखते हुए कहता है मेरे लिए शायद कुछ राशंस रखा होगा नोट नाम से। वो डरते हुए कहती है हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। और वो अपने राशन लेके बाहर से निकल जाता है। सामने जैस्मिन को देखते हैं। वो कहती है अरे इतना देर क्यों लगा तुम्हें, और तुम्हारे मास्क पे ये खून क्यों? वेटर्स ने ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। और बाकी मैं क्या बताऊँ। सीन शिफ्ट होता है, हम उन दोनों को जाते हुए देखते हैं।
जंगल पार करते हुए आर्थर अपने मॉम और डैड को खत लिख रहा था। डियर मॉम, डैड, जब तक आप ये पढ़ेंगे तब तक शायद मैं डेंजन के अंदर होऊंगा। मुझे पता है मैं अब उतना विजिट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आपको विश्वास हो रहा है? ऑलरेडी 2 साल बीत चुके हैं। अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लिलिया वो एवेकन हो चुकी है। अंकल विंसेंट तो बहुत खुश होंगे। वैसे उसे अपनी स्पीड से ही ट्रेन करने दीजिए। ये बहुत अजीब होगा, वो स्कूल में मुझसे सीनियर होगी। एनीवे, जैस्मिन और मैं बहुत अच्छे हैं। जब मैं पिछली बार मिला था, याद है ना डैड, मैंने आपको लगभग हरा दिया था आर्म रेसलिंग में। तब से तो मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे मैं नैरेट कर रहा हूँ, अब बस पैनल्स को देखते रहना, एंजॉय करते रहो। और हाँ डैड, मैं अभी अभी लाइट ऑरेंज स्टेज में आया हूँ। जैस्मिन अभी भी मेरी मदद कर रही है और मैं भी उसे कुछ अच्छे से ब्लेड्स चलाना सिखा रहा हूँ। एनीवे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये मेरा लास्ट ट्रिप है स्कूल में जाने से पहले। इसी के साथ उसका लिखना खत्म होता है। जैस्मिन कहती है, अरे खत्म हो गया तुम्हारा? वैसे लगता है कि वो टीम वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे सिल्वी आएगी क्या? आर्थर कहता है, सिल्वी मुझे अभी भी अपडेट भेज रही है, पहले से बेहतर है, पर वो अभी आना नहीं चाहती। वो कह रही है जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं होगी वो नहीं आएगी। ये सुन के वो कहती है, ठीक है चलो फिर, अब हमें जल्दी जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद वो लोग डेंजन के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पे आते ही सबसे पहले उसकी नज़र लूकस पर पड़ता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उससे हैंडशेक करके बहुत खुश होता है क्योंकि आर्थर का ग्रिप बहुत अच्छा था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए नाम बताता है, रेगिनाल्ड बेस्टॉन, एक ए क्लास का ऑगमेंटर। और एक एक करके अब सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि कैरियल, और वहीं पे था एलिजा नाइट, ए क्लास का डार्क ऑरेंज कंज्यूरर। तभी वहीं पे और एक बंदे को देखते हैं, ओलिवर हेम्बेट, ए क्लास डार्क येलो स्टेज कंज्यूरर। उसे देख के आर्थर थोड़ा सा सोचता है, ये बंदा थोड़ा सा कॉकी लग रहा है। तभी वहाँ पे एक समांथा टेम्पिस नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि डार्क येलो स्टेज में है, एक ए क्लास का कंज्यूरर। वो आर्थर के पास आके कहती है, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, प्लीज़ मेरी थोड़ा सा ध्यान रखना। तभी वहीं पे ब्राल्ड नाम का और एक बंदा आता है जो कि है लाइट येलो कोर के साथ, डबल क्लास का फायर एट्रीब्यूट के साथ, और वही है इस टीम का लीडर। और तभी जब वो जैस्मिन से इंट्रोड्यूस होता है और उसे पता चलता है कि वो भी एक डबल क्लास का ऑगमेंटर है विंड एट्रीब्यूट के साथ, वो बहुत खुश होता है कि इस ग्रुप में कम से कम कोई तो है जो कि डबल क्लास का है। और तभी नोट यानी आर्थर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, लाइट ऑरेंज स्टेज, ए क्लास ऑगमेंटर, फायर एट्रीब्यूट। ये सुन के तभी समांथा कहती है, फायर एट्रीब्यूट? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंटल एफिनिटीज नहीं है। आर्थर कहता है, ओह ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मैजिक का यूज़ नहीं कर रहा था पर्सनल रीजंस की वजह से। तभी ब्राल्ड उन दोनों के पास बैग देख के कहते हैं, ओह तो फिर तुम दोनों के पास डायमेंशन रिंग्स नहीं है ना? ठीक है लुकस। पर लुकस गुस्से में कहता है, ओलिवर से पूछो, मेरा ऑलरेडी फुल हो चुका है। ओलिवर कहता है, नहीं हो सकता, मेरे पास तो समांथा के बैग्स हैं। पर तभी एलिजा कहती है, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा रूम तो है। और तभी देखते एलिजा अपने अंगूठी के अंदर उन सब के बैग्स और बाकी सारे सामान रख लेता है। आर्थर ये देख के सोचता है, लुकस को तो मैंने एक्सपेक्ट करा था, पर यहाँ तक कि एलिजा के पास भी डायमेंशन रिंग है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ये वो लोग छोड़ के गए थे जिन्होंने कि द फ्लोटिंग जायरस सिटी को बनाया था। और ये बहुत बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, लगभग एक अंगूठी जिसमें कि बहुत कम स्टोरेज भी है, वो भी 1000 गोल्ड का। सारे बैग्स अंगूठी के अंदर जाने के बाद एलिजा कहता है, सिर्फ इतना ही था ना? आर्थर कहता है, हाँ थैंक यू सो मच। ये सुन के एलिजा बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ब्राल्ड सबको लेके अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो लोग आगे बढ़ रहे थे, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी माना बीस्ट या फिर कुछ भी नहीं था। ये देख के लूकस कहता है, अरे ये क्या, यहाँ पे तो कोई भी माना बीस्ट नहीं है, ये अजीब है। पर वो लोग अंदर जा रहे थे, तभी ऊपर से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरता है, जो देख के ब्राल्ड ऊपर की तरफ देखता है और पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बैट जैसे मॉन्स्टर्स थे। वो देख के ही चीखता है, बैट रनर्स! और तभी सबके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। सब उनसे लड़ने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, और अब सब मिलके एक साथ हो जाते हैं और एक ही साथ सारे मॉन्स्टर्स यानी सारे माना बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। ब्राल्ड कहता है, टीम इनको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी माना और स्टेमिना को बचाओ। पर यह बात बिना सुने तभी देखते हैं लूकस फायर साइक्लोन का यूज़ करता है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है।
ये देख के तभी ब्राइल्ड उसके पास आता है, गुस्से में कहता है अभी अभी मैंने क्या कहा था, अपनी माना को उनके ऊपर वेस्ट मत करो। पर लूकास को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैंने उन्हें जल्दी जल्दी मारा ताकि बाकी सबकी माना और स्टेमिना बचे। ये सुन के ब्राइल्ड चुप रहता है और सबको कहता है चलो जल्दी जल्दी यहाँ से, इससे पहले कि वो सब फिर से जाग जाए। और तभी देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स अब एक साथ होके फिर से जिंदा हो रहे थे और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी आर्थर नरेट करता है ये डेंजन ये बहुत ज़्यादा इनफेमस है अपने मिस्टीरियस इनहेबिटेंट्स के लिए। इसके अंदर ऐसे माना बीस्ट रहते हैं जिनको कि मारा ही नहीं जा सकता, जिनके अंदर ना माना कोर होते हैं और ना कुछ, और इसी वजह से इस डेंजन का नाम रखा गया द डायर टॉम्स। अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ब्राइल्ड तभी एक जगह को देखते हुए कहता है ये वही जगह है जिस जगह को मैंने लास्ट टाइम मार्क करा था। एलिजा प्लीज़ क्या तुम कुछ ऐसे बना सकते हो जिससे हम पकड़ सकें। और तभी एलिजा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे दीवार पे ग्रिप करने के लिए पत्थर आ जाते हैं। अब सब धीरे धीरे उन्हीं सारे पत्थर को पकड़ के ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर आने के बाद ब्राइल्ड अपनी फायर मैजिक का यूज़ करता है और आग जलाता है और सबको लेके आगे बढ़ने लगता है। वो लोग जा तो रहे थे, बहुत दूर आने के बाद भी उनके सामने कुछ नहीं था। पर तभी एक जगह आते ही जब सैमंथा किसी जगह पैर रखती है, एक कांटा जैसा कुछ उसके सामने आता है। आर्थर जल्दी से उसे खींचते हुए उसके सामने आता है, उस चीज को डॉस करता है। सैमंथा डर जाती है। ये देख के एक बंदा गुस्से में उसे कहता है तुमने हमें बताया नहीं यहाँ पे ट्रैप्स है। ब्राइल्ड ये सुन के कहता है जब मैं यहाँ पे आया था तब ये सब नहीं था। ओलिवर तभी सैमंथा के पास आता है और कहता है क्या तुम हर्ट हो, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है, मैं तुम्हें हील करूं। पर सैमंथा घूमते हुए इग्नोर करते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और सामने आर्थर को देखता है। आर्थर तभी उस चीज़ को हाथ में लेता है और कहता है ये कोई ट्रैप नहीं था, ये एक माना बीस्ट था। ये सुनते ही सब डर जाते हैं। ब्राइल्ड तभी सबको फिर से आगे जाने के लिए कहता है और वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं। पर बहुत दूर चलने के बाद भी उनके सामने फिर से कुछ नहीं था। एक जगह आके तभी ब्राइल्ड कहता है हम लोग आ चुके हैं गाइस, पर कुछ गड़बड़ है। लूकास मजाक में कहता है लेट मी गेस, मतलब जब पिछली बार तुम आए थे ये जगह इतना गर्म नहीं था है ना। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये नहीं था। आर्थर भी सोचता है मुझे भी ये फील हो रहा है, नहीं ये हीट नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल प्रेशर। वो लोग अंदर जा रहे थे और जितने अंदर जा रहे थे ये जगह उतना गर्म हो रहा था। पत्थर जैसे कि लाल हो रहे थे, लावा जैसा कुछ फट के बाहर निकल रहा था। और तभी जमीन कांपने लगता है। एक बहुत खतरनाक सा माना बीस्ट उनके सामने आता है। सब डर जाते हैं। ब्राइल्ड चिल्लाता है कैरियल। कैरियल ये सुनते ही जंप करता है, अपने शील्ड से बाप एक जोरदार वार करता है, जिससे हम देखते हैं बाप एक बहुत बड़ा सा बैरियर आ जाता है जिसके अंदर सभी थे। कैरियल कहता है ये आखिर क्या है ब्राइल्ड, क्या ये पिछली बार था। वो कहता है नहीं ये नहीं था। ये सुनकर वो कहता है इसका क्या मतलब है, ये कोई सेंस नहीं बनाता, नए माना बीस्ट कोई डेंजन के अंदर ऐसे ही नहीं आ सकते। तभी वो माना बीस्ट को देख के सब डर जाते हैं, पर वो माना बीस्ट उनके ऊपर कोई भी हमला करे बिना उनको पास करते हुए निकल जाता है। सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। एलिजा कहता है लगता है कि ये बीस्ट हमारे पीछे नहीं था। आर्थर बस वहीं पे खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी ओलिवर आगे जाते हुए कहता है क्या तुम लोग यहीं पे खड़े रहोगे और इस कीड़े को डिग करते हुए देखोगे, या फिर उन सारे कीमती आर्टिफैक्ट्स के पीछे जाओगे। वो आगे जाने लगता है। ब्राइल्ड उसे वापस आने के लिए कहता है, पर वो कहता है मैं समझता, मुझे अच्छे से फॉलो करो, मेरे पीछे आओ। हालांकि मैं दूसरों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, पर तुम अलग हो। सैमंथा कहती है मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। ब्राइल्ड भी कहता है ए वापस आओ, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। ओलिवर ओलिवर, पर वो आगे जाने ही लगता है। आर्थर तभी जब आसपास देखता है पूरी तरीके से डर जाता है, चिल्लाता है लूकास हीट वेव बैरियर का यूज करो अभी। और वो तेजी से जाके ब्राइल्ड को खींच के अंदर लाता है। लूकास डर जाता है और तभी इंस्टेंटली बैरियर का यूज करता है। बैरियर के अंदर सभी थे सिवाय ओलिवर के। आर्थर चिल्लाता है ओलिवर बैरियर, पर वो कुछ और करता उससे पहले ही वहां पे जोरदार ब्लास्ट होता है। चारों तरफ आग फैल जाता है। ये देख के सैमंथा अब वाटर बैरियर का यूज करती है, और जब वहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे हटते हैं, थोड़ा सा क्लियर होता है। ब्राइल्ड सबसे पहले सामने देखता है, देखते ही डर जाता है।
और अब एक एक करके सभी डर जाते हैं, या तो वहाँ पे सामने देखना बंद कर देते हैं। अब हमें सामने दिखाया जाता है ओलिवर, वो पूरी तरह से कंकाल बन चुका था। उसके सामने एक क्रिस्टल गिरा हुआ था। सब बहुत हैरान थे। तभी देखते हैं नोट, यानी आर्थर आगे जाता है, उसी स्टोन को उठा के सैमंथा को दे देता है और उसके अपने जेम अपने स्टोन से उसे रिप्लेस करने के लिए कहता है, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है। सैमंथा भी ओके कहती है, पर बहुत सैड थी। और अब वो सबको जाने के लिए कहता है। सब आगे बढ़ने लगते हैं। बर्ड तभी कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा अगला इरप्शन आने से पहले। चलो, वो सब अब भागने लगते हैं। पर तभी वो एग्जिट करते उससे पहले ही हम देखते हैं बाहर से वही कीरा, वही माना बीस्ट बाहर निकलता है। ये देखते ही बर्ड एक एक करके सबको हमला करने के लिए कहते हैं। सब अपने अपने हमला, जैसे कि कार्ल, सैमंथा, एलिजा, सब अपने अपने हिसाब से हमला करते हैं। पर इतने हमले के बाद भी उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा भी स्क्रैच तक नहीं आता। ये देख के बर्ड बहुत बहुत हैरान हो चुका है। और अब जैस्मिन और रेजिनाल्ड को वो अपने साथ मिल के लड़ने के लिए कहता है। और तीनों मिल के हम देखते हैं उसके पास जाके अपने अपने स्पेशल एबिलिटी से उसके ऊपर हमला करते हैं। पर इससे भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। हम देखते हैं दूर से लूकस उन सबको इस खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रहा था। बहुत डरा हुआ था। सोचने लगता है कि मैं सच में डर चुका हूँ। नॉर्मल फायर स्पेल इस कीड़े को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब मेरे फायर स्पेल को और भी ज़्यादा हॉटर होना होगा। वो ये सब सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ आर्थर बहुत तेजी से दौड़ने लगता है सामने की तरफ। अपने स्वॉर्ड को येलो फ्लेम से ब्लू फ्लेम में कर लेता है, मतलब सबसे ज़्यादा हॉट बना लेता है। और उसी से वो दौड़ने लगता है उस मॉन्स्टर की तरफ और जंप करते हुए खतरनाक स्लैश करता है। और इस बार उसके अटैक से उस मॉन्स्टर को चोट लगा था। और तभी ऐसा होते ही वो जैस्मिन को अटैक करने के लिए कहती है। और तभी जैस्मिन के अटैक की वजह से हम देखते हैं उस कीड़े की हालत ख़राब हो जाता है। और अब अपनी हालत ख़राब होते हुए देख वो भाग जाता है। ऐसा देख के बार्ड सबको कहता है, आई थिंक हम लोग अब सेफ है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी लूकस वो कहता है, इस कीड़े को डराने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था। पर तभी ज़मीन फिर से काँप उठता है। आर्थर कहता है, वो कीड़ा वो हमें मारने के लिए नहीं बल्कि अगले इरप्शन के लिए आया था। और अब देखते हैं इरप्शन से बचने के लिए सभी अपने अपने हिसाब से बैरियर को तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ सैमंथा को बचाने के लिए बर्ड उसकी तरफ दौड़ता है। और आर्थर देखता है कि लूकस वो अपनी छड़ी को उठाने जा रहा था। और ये देख के वो उसकी तरफ दौड़ता है और जाके वहीं पे अपना फायर बैरियर एक्टिवेट करता है। लूकस उसकी तरफ देखने लगता है और तभी देखते हैं चारों तरफ ब्लास्ट होता है। गर्म लावा या फिर फायर चारों तरफ बहने लगता है। और कुछ देर बाद जब सब साफ होते हैं, एक एक करके सब बाहर आने लगते हैं। पर तभी आर्थर सामने बर्ड को देख के पूरी तरह से डर जाता है। बर्ड को देखते हैं वो सैमंथा के वहाँ पे था। पर सैमंथा भी जब उसकी तरफ देखती है डर से चिल्लाने लगती है। और अब हम देखते हैं बर्ड उसका एक हाथ ही नहीं था, पूरी तरह से कट चुका था। और अब कुछ देर बाद देखते हैं सभी बर्ड को ठीक करने लगते हैं अपनी मैजिक से। बर्ड दर्द से रोने लगता है। और अब कुछ देर बाद सभी बैठे हुए थे। आर्थर थोड़ा सा सैड था। तभी उसके पास कार्ल आता है, उसे सैंडविच दे के कहता है, शायद ये खा के तुम्हें अच्छा लगे और ये मेरा स्पेशल सैंडविचेस है। आर्थर थैंक्स कहता है। पर तभी वो कहता है, वैसे इसे थोड़ा सा गर्म करने से बहुत अच्छा लगेगा। आर्थर अपने मैजिक से उसे गर्म करता है। ये देख के वो भी अपने लिए उसे गर्म करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद उसे खाने के बाद वो कहता है, बहुत टेस्टी था, वैसे ये मेरे फियांसे ने बनाई थी। आर्थर कहता है, ओके, उसे मेरे लिए थैंक्स कह देना, तुम बहुत लकी हो। ये सुन के वो बहुत खुश होता है। पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं लूकस बर्ड को बहुत कुछ कहने लगता है। उसने सोचा था कि वो एक डबल क्लास का बंदा है और वो उन सबको संभाल सकता है, पर सबसे पहले तो ये खुद इंजर होके बैठा हुआ है। बर्ड भी कहता है, तुम कंप्लेन कर रहे हो, तुम जो कि इडियट की तरह अपने वेपन तक गिरा देता है। अब उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के तभी आर्थर वहाँ पे बहुत ही गुस्से में आने लगता है।
और कहता है लूकस चुप रहो और निकल जाओ। लूकस कहता है क्या कहा तुम? मुझे कह रहे हो जो कि एक ऑगमेंटर है और जिसके पास एक ऑरेंज कोर है? आर्थर कहता है मुझे परवाह नहीं है तुम कौन से कोर पे हो, येलो, सिल्वर या फिर खुद तुम भगवान हो। अभी के लिए तुम हमारे लिए बस एक लाइबिलिटी हो, बस एक लाइबिलिटी, इतना याद रखना। ये सुनकर लूकस गुस्से में निकल जाता है। आर्थर बार्ड की तरफ देखते हुए कहता है बार्ड तुम्हें अभी डिसीजन लेना है कि तुम आगे जाओगे कि नहीं। हाँ मानता हूँ रेजिनाल्ड उसकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, पर वो थोड़े से रेस्ट लेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। पर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम आगे जाओगे या फिर नहीं। पर यह सुन के बिना सोचे वो कहता है मैं जाऊँगा, हो सकता है ये मेरे लिए लास्ट डेंजन रेड हो, पर फिर भी। सैमंथा कहती है क्या? पर तुम कैसे फाइट कर सकते हो, तुम्हारी हालत तो अच्छी नहीं है। वो कहता है फिर भी मैं एक डबल ए क्लास ऑगमेंटर हूँ, प्रॉमिस करता हूँ किसी को होल्ड बैक नहीं करूँगा। पर मुझे एक चीज़ लगता है कि अभी नोट को इस ग्रुप को लीड करना चाहिए। ये सुन के सभी चौंकते हैं, पर सभी उसकी बातों में सहमत भी होते हैं, क्योंकि अब तक फाइट के अंदर या फिर किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा काम एंड कूल वही था। और ये बात सुन के सभी अब नोट करते हैं। आर्थर ये सुन के कहता है ऑल राइट, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पर तभी कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन जैसा कुछ था। बार्ड कहता है क्या ये अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले तो ये नहीं था। तभी रेजिनाल्ड वो अपनी पावर की मदद से हैमर से उस दरवाजे पे जोर से हमला करता है, पर उससे उस दरवाजे को अब कुछ भी नहीं होता। और तभी वो अपनी ताकत और बढ़ाता है, साथ में अब शायद पत्थर भी जोड़ देता है, फिर से वहाँ पे मारता है, पर इस बार भी उस दरवाजे को कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये देख के जैस्मिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है ठीक है चलो एक और बार देखते हैं। और तभी दोनों की ताकत मिलके एक साथ रेजिनाल्ड उस दरवाजे पे मारता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है। वो दरवाज़ा पूरी तरह से नीचे गिरता है। सामने जाते ही वो जब देखता है पूरी तरीके से चौंकता है, क्योंकि उनके सामने एक बहुत खूबसूरत सा जंगल जैसा कुछ था। कुछ देर बाद हम उन सबको उसी जगह पे आते हुए देखते हैं। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत था। सभी आसपास देखने लगते हैं, पर आर्थर को कुछ अजीब लगता है, जैसे कि इस जगह को वो समझ नहीं पा रहा है। सभी आसपास देखते हैं, ये जैसे कि कोई गार्डन की तरह है, पर चारों तरफ कुछ फॉग फैलने लगता है। तभी कैरल कहता है यहाँ पे थोड़े से ब्रेक क्यों ना लिया जाए, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रहा है। पर आर्थर को ये जगह ठीक नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो कहता है हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कायल फिर भी कहता है क्या तुम श्योर हो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पर आर्थर फिर भी आगे जाने लगता है। आसपास देखता है सब कुछ नॉर्मल था, पर वो बस सोचता है आखिर मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या है जो मेरे सामने नहीं आ रहा है। पर तभी जैस्मिन सामने कुछ देखता है। एक आदमी जो कि उसके सामने आ रहा था स्माइल कर रहा था। वो डर जाता है। तभी कैरल ऊपर देखते हुए चिल्लाता है क्लारा, ये सच में तुम हो? वो सामने की तरफ दौड़ने लगता है। रेजिनाल्ड उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो रुकता ही नहीं। आर्थर डर जाता है, कहता है कार्ल रुको, सामने सामने खतरा है। पर तभी जैस्मिन उसे रोकती है और कहती है मुझे लगता है ये मिस्ट, ये फॉग, इसमें इल्यूजन है। यह सुनते ही आर्थर सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है। सैमंथा को बैरियर एक्टिवेट करने के लिए कहती है। बैरियर एक्टिवेट करने के बाद सैमंथा रेजिनाल्ड से पूछती है वैसे ये क्लारा ये कौन है? वो कहता है वो कार्ल की फियांसे है, पर एक डेंजन में जाने के बाद वो मर गई थी। बर्ट तभी कहता है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था, यह तक कि हमने एक साथ उसे क्रिमेट किया था। और तभी वो कहता है हमें कार्ल को ढूंढना ही होगा। पर लूकस तभी चिल्लाता है क्यों कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर सच में तुम एक वेटरन एडवेंचरर हो। पर उसकी बातों का अब किसी के पास जवाब नहीं था। तभी आर्थर जैस्मिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जैस्मिन उसकी तरफ देखती है और कहती है सॉरी मैं बस थोड़ी सी हिली हुई हो। आर्थर पूछता है क्या तुमने कुछ देखा था? वो कहती है हाँ मेरे पापा को
जो कि बाहें फैला के मेरी तरफ आ रहे थे और स्माइल कर रहे थे। आर्थर उसे समझाता है और उसके बाद कहता है, तो फिर तुम्हारे पास क्या कोई ऐसे स्पेल है जो कि इसे क्लियर कर सकता है? वो कहती है, इतनी स्ट्रांग नहीं जो कि एक साथ सबको क्लियर कर सके, पर मुझे लगता है कि मैं एक रास्ता बना सकती हूँ। वो अपनी स्पेल एक्टिव करती है और आर्थर सैमंथा को बैरियर को थोड़ा सा ओपन करने के लिए कहता है। बैरियर ओपन करते ही जैस्मिन सामने की तरफ अपनी विंड मैजिक का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं वो जगह धीरे धीरे सामने की तरफ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब सब सामने देख के पूरी तरह से डर जाते हैं। उनके सामने सिर्फ वेन्स थे। आर्थर देख के शॉक होता है कि उसने इसे कैसे मिस कर दिया है। तभी वो लूकस की तरफ देख के कुछ कहता है, पर लूकस चिल्लाता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे क्या करना है। और तभी वो सारे वेन्स को जलाने लगता है, पर उसके अटैक से उन सारे वेन्स को जैसे कि कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो चौंकता है। अब आर्थर रेजिनाल्ड को उन पर हमला करने के लिए कहता है और अपने साथ वो जैस्मिन को आगे जाने के लिए कहता है। और अब देखते हैं सभी मिलके उन वेन्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें काटने लगते हैं, जलाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी वेन्स को काट रहे थे, पर जितने वो काटते उतने ही वो फिर से ग्रो होता, यहाँ तक कि वेन्स को फायर से भी कुछ नहीं हो रहा था। अब आर्थर अपनी ब्लेड को और ताकतवर बनाता है, पर फिर भी उससे भी उन सारे वेन्स को कुछ नहीं होता। और अब वो अपनी तलवार को कुछ और ताकतवर बनाता है, जिससे वो वेन्स को स्लैश करता है। ये देख के वो बार्ड को कुछ कहने जाता, पर वहाँ पे देखते ही चौंकता है, क्योंकि वर्ल्ड पागलों की तरह वहाँ पे वेन्स के ऊपर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ वो जैस्मिन को देखता है। जैस्मिन भी अब वेन्स को काटे जा रही थी। तभी वो दौड़ते हुए वाल्ड की तरफ जाता है। हम देखते हैं वेन्स ने वाल्ड को लगभग जकड़ ही लिया है। उसकी हालत ख़राब हो रहा था, पर तभी वहाँ पे आर्थर आके सारे वेन्स को काटता है, उसे बचा के उसकी तरफ देख के कहता है, तुमने कहा था ना ये तुम्हारे लिए लास्ट डेंजर है? क्या ये इसी वजह से कि तुम यहाँ पे मरने का प्लान कर रहे हो? अगर नहीं तो स्मार्टली फाइट करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये सुन के बार्ड चुप रहता है। दूसरी तरफ तभी हम लूकस को देखते हैं। वो किसी पोशन को पीता है और उसके बाद अपनी फायर मैजिक चालू करता है, सारे वेन्स को मारने लगता है। आर्थर तक सोचता है एक वीक बट काम का स्पेल है ये। तभी एलिजा को एक वेन आके कुछ करता, वहाँ पे बार्ड आता है और उस वेन को ही काट देता है। और अब एलिजा अपनी पावर के इस्तेमाल करता है, वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से टूट फूट जाता है। उसके इस अटैक से हम देखते हैं वेन्स थोड़े से नीचे चले जा चुके हैं। अब समांथा अपनी स्पेल की यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो जगह अब धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। वेन्स भी मरने लगते हैं, पर समांथा ने अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगती है और आर्थर को वहाँ पे जाके उसे बचाना पड़ता है। आर्थर उसे शाबाशी देता है, जो सुन के वो खुश होती है। दूसरी तरफ बाकी सबकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वेन्स उनको वो जितने मारते वो उतने ही ग्रो होता। लूकस डर जाता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है ये मिस्ट। आर्थर तभी पीछे घूमते हुए कुछ कहता, पर तभी वो सबकी चेहरे देखता है। सभी डरे हुए थे और अब वो भी सामने देखता है। देख के वो बहुत ज़्यादा डरता है, इतना कि उसे हमने पहले इतना ज़्यादा डरा हुआ कभी नहीं देखा। उन सब के सामने हम एक बहुत बड़े से खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं। इस मॉन्स्टर को देख के आर्थर वहीं पे जैसे कि ठहर जाता है। उसकी हाथ अपने तलवार तक नहीं पहुंच रहा था। उस खतरनाक मॉन्स्टर के सामने जैसे कि वो एक छोटे से कीड़े जैसा था। वहीं पे समांथा वो डरने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो बस इसके बारे में बुक्स में पढ़ा था। ये गिल्डरवुड गार्डियन है। बार्ड वो भी जैसे पागल हो चुका है, कहने लगता है कि भगवान चाहते हैं कि हम जिंदा ही ना रहे। रेजिनाल्ड की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। वो कहता है, व्हाट द हेल, एक एस क्लास का माना बीस्ट वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहा है? कार्ल। तभी उसके छाती के बीच में हम कार्ल को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो कहे जा रहा है, प्लीज़ जाओ मत क्लारा, जाओ मत। तभी वो मॉन्स्टर उन सब के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ रेजिनाल्ड वो अब पूरी तरह से
पागल हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त कार्ल अब उस मॉन्स्टर के कब्जे में है। वो चीखने लगता है, उसे देख के वो मॉन्स्टर वो भी चीखने लगता है। रेजिनाल्ड अपने पावर अप करता है। आर्थर उसे रोकने के लिए कहता है पर वो अब रुकने वाला कहा था। उसकी पावर की वजह से वहाँ की ज़मीन जैसे कि कांपने लगता है और ज़मीन का कुछ हिस्सा उसके बॉडी में उसके आर्मर बन जाता है। वो मॉन्स्टर वो उस पर हमला करने ही वाला था और तभी आर्थर समझ चुका था चाहे रेजिनाल्ड कुछ भी कर ले, कितना भी पावर अप कर ले, उसके सामने वो कुछ नहीं। और इसी वजह से एलिजा को वो शील्ड तैयार करने के लिए कहता है। एलिजा भी शील्ड रेजिनाल्ड के सामने लाता है। जैस्मिन तभी कहती है आर्थर हमें यहाँ से जाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आर्थर बाकी सब के बारे में पूछता है। यहाँ पे हम एलिजा की हालत भी ख़राब देखते हैं। आर्थर कहता है मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि पर वो भी रोने लगती है और कहती है और मैंने तुम्हारी फैमिली को प्रॉमिस किया था आर्थर। वो उसे खींच के ले जाने लगती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी भी हमला करे जा रहा था। तभी रेजिनाल्ड को देखते हैं, वो उसके हमले को पास करते हुए उसे जोर से मारने के लिए आगे आ रहा था। दूसरी तरफ आर्थर जैस्मिन को समझाने लगता है हम जाएंगे पर ऐसे नहीं, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सुन के जैस्मिन को पहले गुस्सा आता है पर वो शांत होती है। दूसरी तरफ रेजिनाल्ड अब उस मॉन्स्टर को मार नहीं वाला था, उसके ऊपर हमला करता पर वो मॉन्स्टर अपनी वेन्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। उसके हमले से उसे कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो बाकियों पर भी हमला करने जाता। अब सभी उसके हमले को डॉज करने लगते हैं। दूसरी तरफ रेजिनाल्ड किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, पर फिर से वो अपनी वेन से उसे पकड़ लेता है। आर्थर अब एलिजा को जैस्मिन को कवर करने के लिए कहता है और बाकी सबको लेके भागने के लिए कहता है, पर तभी ऊपर देखता है कि रेजिनाल्ड की हालत उतनी अच्छी नहीं है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था। ये देख के सभी डर जाते हैं। आर्थर ये देखते ही कहता है लूकस जल्दी से वेन्स को, पर तभी हम देखते हैं लूकस आर्थर की तरफ छड़ी करता है और ब्लास्ट करता है, जिससे आर्थर बहुत दूर जाने लगता है। एपिसोड के शुरू में आर्थर के ऊपर हमला करने से कुछ देर पहले की हालत दिखाया जाता है। एल्डरवुड गार्डियन सबको मार रहा था। वहीं पे लूकस उसकी हालत भी बहुत ख़राब था और अब वो सामने देखता है और सोचता है नहीं ये मैं नहीं हूँ। उसके सामने वो गेट अभी खुला हुआ था। वो उसी गेट को देखता है और अब बाकी सबको भी देखता है। सबकी हालत बहुत ख़राब था और ये देख के वो फिर से सोचता है मैं माइटी वेक्स फैमिली से हूँ, जो कि एक की हाउस है जिसने कि एलिनोर के खिलाफ सेफिन को विक्ट्री दिलाई थी और ये मेरा ड्यूटी है। तभी वो आर्थर के सामने खड़ा होता है और उस पर तभी हमला करता है और तभी उस पर जोरदार एक फायर से हमला करता है और सोचता है ये मेरा ड्यूटी है जिंदा रहना और अपनी लीग को पास ऑन करना। उसके हमले की वजह से आर्थर बहुत दूर गिर जाता है। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। ये देख के जैस्मिन दौड़ के उसके पास जाने लगती है, पर वो कहता है पीछे रहना और उस पर भी हमला करता है, जिसकी वजह से जैस्मिन भी बहुत दूर उड़ के गिरने लगता है। पर ये देख के एलिजा उसके ऊपर अर्थ मैजिक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से एक शील्ड अपीयर होता है। पर इसके वजह से हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर उसके शील्ड पे अटैक करके उसे तोड़ देता है। एलिजा उसको देखते हुए चिल्लाने लगता है, पर वो कहता है कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी हालत भी इनकी तरह होगा। एलिजा चिल्लाने लगता है, पर वो कहता है तुम लोगों को आखिर क्या लगता है मैं अपनी ज़िंदगी तुम जैसे कॉमनर्स को बचाने के लिए सौंप दूंगा? ऑनर्ड रहना, तुम सबकी नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि तुमने वेक्स फैमिली के एक मेंबर को बचाया है। और तभी वो ऊपर ब्लास्ट करता है और बाहर से भाग जाता है। एलिजा कुछ करता, पर तभी देखते हैं वो एल्डरवुड गार्डियन उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुका है। वो सोचता है नहीं, वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, उसे मारने ही वाला था। वो डर से अपनी आँख बंद कर लेता है और तभी वहाँ पे आग जलता है और उसी फायर से एल्डरवुड गार्डियन थोड़ा सा दूर हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं वाल्ड को, उसने आके उस मॉन्स्टर पर हमला करा था। हंसते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ इस बच्चे को ही बुली करोगे, मुझसे लड़ो। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। अब वाल्ड भी उससे लड़ने के लिए जंप करता है
और एक फायर का स्वॉर्ड जैसा कुछ बनाता है और उससे उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ एल्जा अब आर्थर को जैस्मिन को गिरा हुआ बेहोश देखता है। तभी देखते हैं बाल्ड ने अपने हमले की वजह से एल्डरवुड गार्डियन की एक तरफ पूरी तरह से जला दिया था और उसे आधा कर दिया था, पर तभी वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है। उसकी फेस, उसकी आंखों को देख के बाल्ड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो मॉन्स्टर अपने वेन्स को चारों तरफ फैलाने लगता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था। दूसरी तरफ आर्थर को देखते हैं, वो धीरे धीरे उठ रहा था। वो एक बार एल्जा, एक बार जैस्मिन और उस मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है, लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पर क्या उसे यूज़ करने के बाद मैं ज़िंदा रह पाऊँगा? और तभी उसके बॉडी में जो भी टैटूज थे उन सबको हम धीरे धीरे ग्लो करते हुए देखते हैं। उसकी आंखों में हम वही चमक को देखते हैं और वो कहता है, फेज 2 ड्रैगन्स अवेकनिंग। और अब वो नरेट करता है, जब मैं एलिनोर में था तब पहली बार वहाँ पे मुझे ब्रेक थ्रू करने को मिला था। जो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था वो था फर्स्ट फेज़, जिसमें मैं समय को रोक सकता था और अपने आप को टाइम और स्पेस से अलग कर सकता था। पर ये फेज़ ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है और माना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है। पर जो सेकेंड ब्रेक थ्रू था, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसको पाने के लिए एल्डर वेरियन को बहुत साल या तक कि डेकेड्स लगे थे, पर मुझे सिर्फ 2 सालों में ही ये मिल चुका था, द इंटरगेट फेस। और तभी हम देखते हैं आर्थर का रूप पूरी तरह से बोल सकते हैं बदल चुका था। उसका हेयर कलर धीरे धीरे वाइट हो जाता है और अब आर्थर अपने चारों तरफ से माना को एब्जॉर्ब कर सकता था, या तक कि जिन सारे माना को वो पहले एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, अब उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और उसको ऐसे अवेकन होते हुए देख के हम देखते हैं सिल्वी, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है, वो कहती है, पापा। और तभी वो अपनी शिकार छोड़ के उड़ जाती है और नरेट करती है, मैं आ रही हूँ पापा, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। पर आर्थर कहता है, इट्स फाइन सिल्वी, मैं चाहता हूँ अभी के लिए तुम वही रहो, अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ हेल्स्टिया हाउस में जाना मेरे लिए। पर वो कहती है, नहीं पापा, मैं मदद कर सकती हूँ। आर्थर के बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहता है, सिल्वी प्लीज़। ये सुन के पहले तो सिल्वी चुप रहती है, पर फिर कहती है, ओके पापा, पर बस केयरफुल रहना। अब देखते हैं आर्थर अपनी पावर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और तभी वो एक लंबा जंप करता है और अब फायर के साथ तभी हम देखते हैं उसके हाथों में आइस को, यानी वो अपना आइस पावर को एक्टिवेट कर रहा था और उससे कहता है, चलो खेलते हैं। उसे देख के वो मॉन्स्टर भी चीखने लगता है, उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्थर हमला करते हुए सोचता है, मैं वेरियन को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नॉकआउट किया था जब मैंने पहली बार इस फेस को एक्टिवेट करा था। चलो इसे जल्दी से जल्दी एक्टिवेट करते हैं। और तभी उसके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं, मतलब ये फेस उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और तभी उसके पास जाके वो उसके ऊपर हमला करता है। एल्डरवुड गार्डियन वो दर्द से चीखने लगता है। अब देखते हैं उसके वेन्स वो बर्फ़ में बदल रहे थे, जम रहे थे। आर्थर के हाथ को देखते हैं, वो भी जम चुका है और अब वो सोचता है, डैम, मैं अपनी आसपास की पूरी एम्बिएंट माना को यूटिलाइज कर सकता हूँ, पर फिर भी मेरा बॉडी इस स्पेल को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। अब वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करता, पर आर्थर जंप करता है और उसे फ्रीज करते हुए आगे बढ़ता है। और कुछ ही देर बाद वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके ऊपर फिर से एक बार अटैक करता है। वो मॉन्स्टर अब उसको मारने ही वाला था, अपने वेन्स को बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। वो सब आर्थर के पास पहुंचते उससे पहले ही हम देखते हैं वो पूरी तरह से जम जाता है और अब एल्डर गार्डियन वो पूरी तरह से जम चुका है, उसकी पूरी बॉडी जम चुका है। और तभी हम देखते हैं आर्थर फायर, आइस या फिर ब्लू फायर और साथ में इलेक्ट्रिसिटी तीनों को एक साथ जोड़ता है और ब्लैक लाइटनिंग क्रिएट करता है। अब में से अगर किसी को नहीं पता है, ब्लैक लाइटनिंग सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब आर्थर को हम ऐसे रूप में देखते हैं जैसे कि वो
मॉन्स्टर के सामने खुद एक मॉन्स्टर हो और इसी ब्लैक लाइटनिंग से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे हम देखते हैं उसकी बॉडी बिखरने लगता है। ऐसे ही आर्थर धीरे धीरे उसके ऊपर एक एक जगह पर हमला करने लगता है और वो मॉन्स्टर बिखरते जा रहा था। और कुछ ही देर बाद अब देखते हैं आर्थर की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो मॉन्स्टर तो मर चुका है और उसके बॉडी से भी बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वहीं पे वो बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। मेनवाइल हमें जायरस सिटी में दिखाया जाता है। एलिस और रे को देखते हैं, वो लोग बहुत खुश थे, पर तभी एलिस का रिंग वो ग्लो करने लगता है, जो देख के वो डर जाती है और कहती है ये नहीं हो सकता है ना, रिंग शायद टूट चुकी है ना। बेहोश होने के कुछ देर बाद आर्थर धीरे धीरे जब आँख खोलता है, उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद अपने सामने देखता है एल्जा। वो कहता है नोट, तुम उठ चुके हो। आर्थर किसी तरीके से उसके ग्लव में क्रिस्टल को लेके ब्रेक करने के लिए कहता है। एल्जा ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से हीलिंग मैजिक की वजह से धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है और ठीक होते हुए वो लूकस को याद करता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी जब थोड़ा सा सही होता है उससे कहता है जैस्मिन। एल्जा दूसरी तरफ जैस्मिन को दिखाता है, वो भी बेहोश थी, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है मैंने उसके जले हुए हिस्से को ठीक करने की कोशिश करा है, पर लगता है कुछ इंटरनल डैमेज भी हुआ है। और तब आर्थर अपने ग्लव से और एक जेम्स लेके उसके वहाँ पे ले जाके फोड़ने के लिए कहता है और ये करने के बाद अब धीरे धीरे जैस्मिन भी ठीक होने लगती है। वो कहता है वो ब्रीथ कर रही है, लगता है वो सही हो रही है, कुछ देर रेस्ट करने के बाद शायद ठीक हो जाएगी। तभी आर्थर के उठने के बाद सिल्वी कहती है पापा आप उठ चुके हैं पापा, क्या आप ठीक हैं? वो कहता है आई एम फाइन सिल्वी, तुम कहाँ हो? वो कहती है मैंने आपकी बात सुन ली है पापा, मैं आपसे दूर हूँ। आर्थर कहता है गुड, ठीक है अब अपने आप को ट्रेन करते रहो। पर वो कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है पापा। पर आर्थर उसे समझाता है और कहता है मैं हमारी लिंक से बता सकता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी सिल्वी, हम बस अभी रेस्ट कर रहे हैं, मैं जल्दी ही तुमसे मिलता हूँ। कुछ देर होने के बाद एल्जा कहता है क्या तुम ठीक हो ना अभी? वो कहता है हाँ बहुत अच्छा, यह था कि मैराथन भी दौड़ सकता हूँ। ये सुन के एल्जा थोड़ा सा स्माइल करता है, पर तभी कहता है मुझे पता नहीं था जिसने मेरे साथ ट्रेनिंग की है, जिसने एक मास्क पहना हुआ था, वो बिल्कुल मेरे एज का होगा। ये सुनते ही आर्थर चौंकता है और अपने चेहरे पे हाथ देते हुए कहता है क्या मास्क, मेरा मास्क? वो कहता है सॉरी, लगता है कि वो कहीं गिर चुका था, इसी वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तभी आर्थर अपने तलवार के बारे में पूछता है। वो पीछे दिखाते हुए कहता है ये रहा, ये तो मुझे मिल चुका था, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ होगा कि नहीं, पर बस रख लिया है, अगर कोई काम की चीज़ होती तो। अब आर्थर ये सब सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और कहता है थैंक यू मुझे हर जैस्मिन को बचाने के लिए। तुम तो भाग सकते थे पर तुम भागे नहीं। पर वो कहता है नहीं, अगर मैं वैसा करता तो मैं भी उस बास्टर्ड की तरह ही होता। वैसे तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पे आखिर क्यों रुके, जबकि जैस्मिन ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? आर्थर हंसते हुए कहता है क्योंकि एक किंग कभी भी अपने पीपल को बिट्रे नहीं करता, और वैसे भी मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक बेटर पर्सन बन के दिखाऊंगा और जो लोग मेरे आसपास हैं उनको चेरिश करूंगा। ये सुन के वो हंसता है और कहता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि एक बुढ़ा आदमी बात कर रहा है? आखिर किस तरह की ज़िंदगी तुमने जी है जो तुम किसी को ऐसा प्रॉमिस कर सकते हो? पर तभी आर्थर कहता है वैसे हम कितने देर से यहाँ पे ऐसे हैं? वो कहता है बता नहीं सकता, लगता है एक दिन से ज़्यादा हो चुका है। ये सुन के आर्थर धीरे धीरे उठता है और कहता है वेल लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे और थोड़ी देर के लिए रहना होगा जब तक कि जैस्मिन रिकवर ना कर ले। तो मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। वो हाथ बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम है आर्थर, आर्थर लेविन, और तुम मुझे आर्ट कह सकते हो। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच, अब सब ने टारगेट को पूरा किया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर ने फाइनली एल्डरवुड गार्डियन को हरा दिया था अपनी आईज और ब्लैक इलेक्ट्रिक पावर्स की वजह से। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आर्थर एल्जा से पूछता है सो एल्जा ऑफ डार्ब, ये तो नेचुरल नहीं लगता, लगता है ये मेटल है।
तो फिर क्या तुमने इस मेटल शेल्टर को बनाया है? पर एल्जा ज़्यादा कुछ नहीं कहता। ये सुन के वो कहता है, हो सकता है तुम एक डेविएंट हो, पर फिर भी मुझे जितना पता है कि तुम किसी भी मेटल को मैनिपुलेट कर सकते हो, पर उसे क्रिएट या फिर कंज्यूर नहीं कर सकते। ये सुन के बहुत थोड़ा सा स्माइल करता है, और अब ये सुन के आर्थर उसे बताने के लिए कहता है। वो थोड़ा सा सीरियस होता है और फिर घूमते हुए कहता है, ओके मैं बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें बताना होगा कि तब तुमने वहाँ पे क्या किया था। तुम्हें पता है तुम्हारी बाल पूरी तरीके से वाइट हो चुका था और तुम्हारे बॉडी में कुछ अजीब तरह के सिंबल्स थे, और पता है तुम्हारी आंखें वो पूरी तरह से पर्पल ग्लो कर रही थी। इन सब का आखिर क्या मतलब है? आर्थर सुनता है, हंसते हुए कहता है, ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। एल्जा कहने लगता है, तुम्हारा शक सही था, मुझे किंगडम ऑफ डार्क पे रेस तो किया गया था, पर मैं श्योर नहीं हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। मेरे जो बड़े थे जिन्होंने मुझे पाला था, जब भी मेरे पेरेंट्स का सब्जेक्ट आता था तो वो लोग उसे टाल देते थे। और जितना कि मुझे बचपन के बारे में याद है, वही एक याद जिसमें मैं जब बच्चा था एक दिन अचानक मेरे अंदर कुछ ताकत या फिर कुछ महसूस हुआ, जिसके वजह से जब मैं वहाँ पे गया मैंने देखा कि मेटल चारों तरफ घिरी हुई थी। और तभी एल्डर रेहेडियस उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अब दिकातेन को एक्सप्लोर करने जाना होगा। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि क्यों। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे जैस्मिन धीरे धीरे उठने लगती है और कुछ बड़बड़ करती है आर्थर के बारे में, फिश खाने के बारे में, जो देख के दोनों अब हंसने लगते हैं। और अब वो आर्थर से उसके स्टोरी के बारे में पूछता है। ये सुन के आर्थर उसे बता देता है कि वो एक क्वाड्रा एलिमेंटल ऑगमेंटर है जिसके पास 2 डेविएंस है, आइस और लाइटनिंग। ये सुनते ही एल्जा बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्या क्वाड्रा एलिमेंटर? पर तुम्हारे बॉडी में ये निशान, ये जो ग्लो कर रहे थे, ये सब क्या थे? ये सुन के वो कहता है, ओह मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आई एम ऑल्सो ए बीस्ट टैमर, और जो तुमने तब वहाँ पे देखा था वो मेरा बीस्ट व्हील था जिसे कि मैंने रिलीज किया था। ये सुन के वो कहता है, क्या बीस्ट व्हील? आखिर तुम कितने साल के हो? आर्थर अपना एज कहता है कि वो जल्दी ही 11 साल का होने वाला है। पर ये सुन के वो कहता है, क्या? फिर तो मैं तुमसे ओल्डर हूँ, क्योंकि मैं जल्दी ही 12 साल की होने वाला हूँ। पर लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुन के आर्थर हंसता है। दोनों अब हंसने लगते हैं, बात करने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद आर्थर को कुछ दर्द होने लगता है। और तब देखते हैं वो अपने हाथ से फिर से एक जेम निकालता है और वहाँ पे फोड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जैस्मिन भी अब उठ जाती है। आर्थर भी थोड़ा सा ठीक होने लगता है। और जब जैस्मिन अपने सामने आर्थर को देखती है, देखते ही उसे हक कर लेती है, रोने लगती है। आर्थर उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर वो रोते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर आर्थर अब उसे देख के सोचता है, क्या वो सच में हमेशा से इतनी छोटी थी? पर तभी जैस्मिन कहती है, तुम्हारी इंजरीज। और तभी एल्जा से उसके बैग के बारे में पूछती है, कहती है कि वहाँ पे इमरजेंसी मेड किट थी जो कि इनफ होनी चाहिए आर्थर के लिए। और कुछ ही देर बाद हम आर्थर के पूरे बॉडी में बैंडेजेस लगे हुए देखते हैं। ये देख के वो दोनों को शुक्रिया कहता है, और अब सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो लोग अब शेल्टर से बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे चारों तरफ बर्फ और बर्फ थे। तभी आर्थर बैठ जाता है और एल्जा से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बाकी लोग सरवाइव कर पाए होंगे? वो समझाता है, रेजिनाल्ड और बाल्ड दोनों को तो एल्डरवुड गार्डियन ने कंज्यूम कर लिया था, लगता है कि वो लोग वही मर चुके थे। तभी जैस्मिन सैमंथा के बारे में पूछती है। वो कहता है, सैमंथा, सब कुछ ऐसा होने से पहले ही मैंने उसके बॉडी के चारों तरफ मेटल शेल्टर बना दिया था, पर वो बहुत खराब शेप में थी, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। ये सुन के आर्थर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अब उसे कैसे बचाया जा सकता है? और वैसे भी अब लगता है कि इतने सब कुछ के बीच एल्डरवुड का बेस्ट कोर वो भी कहीं खो गया है। एल्जा कहता है, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, पर अगर तुम कहते हो मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। और तभी वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से सारा ज़मीन स्कैन होने लगता है, यहाँ तक कि ज़मीन का नीचे का हिस्सा तक। और तभी उसे सैमंथा मिल जाता है, यहाँ तक कि उसकी हार्ट वो अभी भी बीट कर रही थी। ये कह के वो दौड़ने लगता है उसे ढूंढने के लिए। पर आर्थर उसे जाते हुए देख के सोचता है, मुझे तो लगा था अर्थ पल्स स्पेल ये बस ग्राउंड को स्कैन करता है, आखिर ये बंदा है कौन? और अब सब कोई आगे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक शेल्टर को देख के तभी एल्जा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और जब उसके अंदर देखता है हम देखते हैं कि वहाँ पे समानता थी, उसकी हालत बहुत ख़राब था। और उसे देखते ही एल्जा उसे छूने के लिए, बचाने के लिए जाता, पर आर्थर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी बॉडी से ऐसे खून बह रहा था कि उसे अब हिलाने पे ही उसकी घाव और ज़्यादा तेज हो जाते। आर्थर उसे समझाता है कि उसकी बॉडी तो नॉर्मली ठीक है, हाँ थोड़ा फीवर है, पर सब कुछ ठीक हो जाएगी।
और कुछ ही देर बाद आप देखते हैं जैस्मिन उसे उठा लेती है और अब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। वो लोग तो जाने लगते हैं, पर आर्थर आसपास देखता है और सोचता है शायद एल्डरवुड गार्डियन की बीस्ट कोर वो इसी कचरे में कहीं खो गया है। तभी फिर से जमीन कांपने लगता है। एल्जा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, पर तभी आर्थर उसे पकड़ता है और कहता है इट्स ओके, तुम बस देखते जाओ। और तभी देखते हैं वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल उड़ने लगते हैं। जैस्मिन सोचती है लगता है कि, और तभी उन सबके सामने सिल्वी आई थी जो कि बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक हो चुकी है। वो आके कहती है पापा मैं आ चुकी हूँ। आर्थर कहता है हाँ तुम आ चुके हो और लगता है कि तुमने काफ़ी वेट गेन कर लिया है और हाइट और वेट, और क्या बताओ। तभी वो आर्थर को चाट लेता है। दूसरी तरफ अपने सामने एक ड्रैगन को देख के एल्जा तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि एक ड्रैगन कैसे हो सकता है। आर्थर उसे कहता है हाँ बिल्कुल ये एक ड्रैगन ही है, पर वो कहता है मेरे तरफ ऐसे मत देखो कि यहाँ पे मैं वियर्ड हूँ, ये एक ड्रैगन हमारे सामने है। तभी आर्थर उससे इंट्रोड्यूस करवाता है, पर वो कहता है पर एक ड्रैगन कैसे, ड्रैगन्स तो सेंचुरीज पहले खत्म हो चुके हैं है ना। वो कहता है हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हें इसे सीक्रेट रखने के लिए कह रहा हूँ। वैसे जैस्मिन को ऑलरेडी इस बारे में पता है। और तभी देखते हैं सिल्वी जैस्मिन को भी जाके चाट लेती है। दूसरी तरफ एल्जा वो बस सोचे जा रहा था, एक 11 साल का बच्चा जो कि क्वाड्रा एलिमेंटल है, उनमें 2 एलिमेंट्स में डेविएंट है और उसका एक ड्रैगन बॉन्ड है, मुझे और क्या क्या देखना होगा। तभी वो लोग सिल्वी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। आर्थर एल्जा को बुलाता है एल्जा चलो। कुछ देर बाद अब वो लोग जा रहे थे सिल्वी के ऊपर बैठे हुए। तभी एक जगह जब सिल्वी उतरता है वहीं पे सामने कुछ माना वृक्ष था, जिसे देख के जैस्मिन मारने के लिए आगे बढ़ती, पर वो लोग पहले ही भाग रहे थे। ये देख के जैस्मिन को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी एल्जा वो सिल्वी की तरफ देखता है। दूसरी तरफ सैमंथा बहुत धीरे धीरे उठ रही थी, उसे सब नीचे रखते हैं। और जब सैमंथा धीरे धीरे अपनी आँख खोलती है, अपने सामने आर्थर को देखती है और कहती है तुम अपने मास्क के बिना काफ़ी अच्छे लगते हो। आर्थर उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर वो कहती है देखो मुझे ये मिला। और तभी सभी उसकी तरफ देख के चौंकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मास्क और एल्डरवुड गार्डियन की बीस्ट कोर था। आर्थर भी इसे देखता है और हंसता है और कहता है नाइस वर्क समंथा। वैसे ये बीस्ट कोर, इसे हम एक काम करेंगे, बाहर जाके बेच देंगे और जितने भी प्रॉफिट्स होंगे सब मिल के बांट लेंगे। और तभी जैस्मिन कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही डिजर्व करते हो। और जब वो ये सुन के एल्जा की तरफ देखता है, एल्जा भी कहता है नहीं मेरे तरफ ऐसा मत देखो, मुझे भी नहीं चाहिए। पर वो सबको समझाने की कोशिश करता, पर सैमंथा कहती है नहीं तुम्हें ही लेनी चाहिए, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अब आर्थर के हाथ में बीस्ट कोर था। वो सबकी तरफ देखते हैं, सब नोट करते हैं कि हाँ ये उसे ही लेना चाहिए। और अब आर्थर जैस्मिन और एल्जा को बाहर जाके गिल्ड हॉल से मदद लाने के लिए कहता है। ये सुन के वो दोनों जाते हैं। उससे पहले एल्जा उसका बैग उसके पास रख जाता है और कुछ सामान जो कि उसके काम में आ सकता था। तभी आर्थर बापे एक स्क्रोल को देखता है। उसे देख के उसे याद आता है कि उसे अपने फैमिली को एक मैसेज दे देना चाहिए कि वो अब ठीक है, ताकि वो लोग चिंता ना करें। और तभी वो सिल्वी की तरफ देखता है और कहता है तो तुम जो इतने बड़े हो चुके हो, क्या ये सिर्फ माना बीस्ट को मार के और उनके कोर्स को खा के? सिल्वी हंसते हुए कहती है नहीं बहुत सारे माना बीस्ट पापा। अब वो पूछता है तो फिर क्या तुम अब भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? ये सुनते ही सिल्वी को हम देखते हैं वो धीरे धीरे फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगती है और अब छोटे से क्यूट से एक ड्रैगन जैसे माना बीस्ट जैसा कुछ बनती है। उसे देख के आर्थर खुश होता है, पर तभी आर्थर को कुछ दर्द होने लगता है। वो अपने हाथ में उस बीस्ट कोर को लेता है और सोचता है उनको आने में अभी भी कुछ घंटे लगेंगे, तब तक मैं इस बीस्ट कोर और मेरे असाइमुलेटेड बॉडी की मदद से ज़्यादातर तो रिकवर हो जाऊंगा। और तभी वो उस बीस्ट कोर की मदद से रिकवर होने लगता है और सोचता है लूकस वेकस एक नोबेल फैमिली का मेंबर, जो कि उसने किया है उसके वजह से मेरे कुछ दोस्त मर चुके हैं और अब कुछ घायल है। और अगर मैं सब कुछ प्रॉपरली सेटल करना चाहता हूँ तो मुझे केयरफुल रहना होगा, क्योंकि एक चीज़ तो सर्टेन है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं उससे रिवेंज लेके रहूँगा। अब सब उस जगह पे एग्जामिन करने आए हैं। कुछ देर बाद हमें एक घर पे दिखाया जाता है। सैमंथा को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ किसी जगह हम आर्थर और बाकी सबको बैठे हुए देखते हैं। उनके सामने कैस्पियन था जो कि सबसे पूछताछ कर रहे थे। सब भी उन्हें डिटेल में सब कुछ बता रहे थे। पर तभी आर्थर कहता है
क्या ये इनफ नहीं है? मुझे पता है ये कितना रेयर ऑकरेंस है, पर फिर भी हमने सब कुछ तो कह दिया। ये सुन के कैस्पियन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक है अब तुम लोग जाके रेस्ट कर सकते हो। पर तभी देखते हैं वहाँ पे लूकस अपने सोल्जर्स के साथ आता है और आके ही टॉन्ट करने लगता है, तो तुम लोग जिंदा वापस आ चुके हो। उसे देखते ही जैस्मिन और एल्जा दोनों फाइट करने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी आर्थर उन्हें रोकने के लिए कहता है, पर वो और ज्यादा टॉन्ट करते हुए कहता है, ओह इतना टेंशन की क्या बात है, हम लोग तो टीममेट्स है ना। उसे ऐसे बात करते हुए देख के कैस्पियन एक बार आर्थर की तरफ देखता है, पर लूकस रुकता ही नहीं। वो कहता है, आई वंडर तुम लोग पास से वापस कैसे आए उस भयानक मॉन्स्टर को मार के? क्या तुम्हें किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ा था? ये सुनते ही कैस्पियन उठता है और कहता है, मिस्टर वेक्स मुझे लगता है कि चुप। पर उसे रोकते हुए वो कहता है, सेमंथा उसकी हालत तो बहुत खराब है पर वो जिंदा है। ओह क्या तुमने सैक्रिफाइस किया बार्ल को? पर तभी वो और कुछ कहता, वो डर जाता है क्योंकि उसके साइड से कुछ गुजरता है। उसके पीछे हम आर्थर के डैगर को देखते हैं। एक सोल्जर तभी कहता है, ये यंग मास्टर आपकी कान। और तभी उसके कान को दिखाया जाता है, वो कट चुका है और उसमें से खून निकल रहा है। ये देखते ही लूकस डर जाता है और कहता है, क्या ब्लड मेरे कान से? तभी आर्थर धीरे धीरे उठता है। सभी सैनिक अब तैयार होते हैं उससे फाइट करने के लिए, उसे रुकने के लिए कहते हैं। पर आर्थर अपनी ऑरा रिलीज करता है। ये ऑरा इतना खतरनाक था कि सारे सोल्जर्स डरने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लूकस कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हो? उसे पकड़ो। और तभी सारे सोल्जर सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर आर्थर एक एक करके सबको ठिकाने लगा देता है। कैस्पियन कहता है, मिस्टर नोट अगर आप अपनी हियरिंग से पहले ऐसा कुछ करेंगे तो फिर। पर तभी आर्थर उसकी तरफ ऐसे जाता है जैसे कि वो उसे मारने वाला था, पर वो तभी कहता है, माफ करना मैं तो बस अपनी डैगर को लेने के लिए आया था, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया था। लूकस डर चुका है और तभी कैस्पियन कहता है, लेडिया तुम मिस्टर विक्स को थोड़ा सा यहाँ से ले जा सकती हो ताकि वो अपनी इलाज करवा सके। और ये कहते ही हम देखते हैं वो उसे लेके बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ अब आर्थर जैस्मिन और इल्जा को भी बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो कैस्पियन से थोड़ा सा बात कर सके। तभी कैस्पियन कहता है, देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर अभी क्या चल रहा होगा, पर मिस्टर विक्स को ऐसे प्रोवोक करना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आर्थर कहता है, और ऐसा क्यों है? मेरे पास पूरी कैपेसिटी है, मैं उसकी एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से मिटा सकता हूँ और मेरा आइडेंटिटी वो भी उसकी फैमिली से प्रोटेक्टेड होगा। मिस्टर ब्लेडहार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे धमकी दे रहे हो। क्या लगता है कि आप इतने ताकतवर हो कि आप मुझसे उसे बचा सको? उसे इतने गुस्से में देख के, उसकी आंखों की तरफ देख के कैस्पियन भी डर जाता है और सोचता है, ये आंखें, आखिर इस बंदे ने कितने सारे माना बीस्ट और लोगों को मारा होगा। पर वो उसे समझाता है, उसने जो कहा वो उसके लिए थ्रेट नहीं बल्कि उसे समझाने के लिए था, क्योंकि हो सकता है वो लूकस को मार सकता है या फिर उसकी फैमिली को। पर ये लूकस फैमिली है, वो किसी ना किसी तरीके से उसका पता लगा लेंगे। द ट्विन हॉर्न्स बोथ करंट एंड फॉर्मर, यानी बात उसकी फैमिली तक भी पहुंच जरूर जाएगा। हाँ हो सकते हो तुम ताकतवर, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा लूकस सिर्फ अकेला नहीं, उसके पीछे पहाड़ जैसे खड़ा हुआ है उसके बड़े भाई। ये सुन के आर्थर तभी उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है, समझ गया, अब मैं मेन बात पे आता हूँ, क्यों मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम बहुत स्मार्ट हो, आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ। कैस्पियन सोचता है, ये बंदा क्या ये एरोगेंट है या फिर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और तभी वो कहता है, सही है, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुन के आर्थर कहता है, अच्छा है, तो फिर मुझे एक चीज़ चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद वो बाहर आता है। एल्जा उसे देखते कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लूकस को मार दोगे? वो कहता है, अभी तो नहीं पर बाद में। ये सुन के वो कहता है, क्या तुम सच में उसे मारोगे? पर तभी आर्थर कहता है, सुनो मुझे भूख लगा है, चलो कुछ खा लेते हैं। ये कह के वो बाहर से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब देखते हैं उन दोनों का हियरिंग होने वाला है। जज के साथ सभी अब कोर्ट में एंटर कर चुके हैं और जब हियरिंग शुरू होता है, लूकस को अपने टीम को छोड़ के आने के लिए उसका जो एक क्लास का रैंकिंग और उसका लाइसेंस वो दोनों बर्खास्त किया जाता है।
पर ये सुन के वो बस हंसता है। आर्थर सोचता है मुझे पता ही था, ये तो बस उसके लिए एक छोटा सा थप्पड़ है। अगर कोई कॉमनर होता तो उसे प्रिजन में डाल दिया जाता। और तभी देखते हैं आर्थर की सुनवाई शुरू होता है। जज उसे पहले देख के सोचता है तो ये बंदा है जिसने कि सिंगल हैंडेडली एक एस क्लास मानवीस्ट को हराया है। और तभी देखते हैं वो जज अब आर्थर को लूकस के आसपास आने से भी मना कर देता है, क्योंकि लूकस के खिलाफ उसने दुश्मनी दिखाई थी। यहाँ तक कि उसे जायरस सिटी से भी बैन कर दिया जाता है जब तक कि लूकस जायरस एकेडमी ज्वाइन न कर ले। ये सुन के तभी पता नहीं क्यों आर्थर को हम थोड़ा सा स्माइल करते हुए देखते हैं, पर तभी वो चिल्लाता है, सर मैं आपकी इस पनिशमेंट को ऑब्जेक्ट करता हूँ। क्यों मुझे ऐसे पेनलाइज किया जा रहा है जबकि लूकस ने बिट्रे किया था? मैं तो टेंशन में ही था, सबके साथ फाइट कर रहा था। जज कहता है, हाँ तुम्हारे सिचुएशन के बारे में हमें पता है और इसी वजह से हम तुम्हारे लाइसेंस को रिवोक नहीं कर रहे हैं। तुम अभी भी एडवेंचरर बन सकते हो, तुम्हें बस वेक्स फैमिली के खिलाफ नहीं आना है, बस इतना ही। ये सुनते ही लूकस गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है उसके मास्क के पीछे वो बंदा कौन है यहाँ पे किसी को नहीं पता, तो फिर वो मास्क उतार के कभी भी मेरे पास आ सकता है, मुझे कुछ भी कर सकता है। पर उसकी ये बात सुन के भी कोई भी कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जब सुनवाई खत्म होता है, लूकस गुस्से में जा रहा था, तभी चिल्लाते हुए आर्थर को देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे 5 शहर दूर रहो। आर्थर कहता है, तुम ऐसे ही थ्रेट देते हो, क्या तुम्हें डर लगता है? बच्चे ये सुनते ही वो डर जाता है और बाहर से निकल जाता है। आर्थर भी जाने लगता है। तभी देखते हैं एक बंदा उसे बाहर ले जाना चाहता था, पर तभी वहाँ पे वही जा जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं आर्थर के साथ जाता हूँ, आप जाइए। और कुछ देर बाद आर्थर अब उसके साथ आने लगता है। जब वो दोनों जज के रूम में आते हैं, जज उसे कहता है, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ कि तुम हमारे फैसले से खुश हुए मिस्टर नोट। वो कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। पर ये सुन के वो कहता है, हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं था, वैसे अच्छा होगा कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम हमेशा तुम्हें छुपा के नहीं रख सकते वेक्स फैमिली से जब तक कि तुम उनके खिलाफ कुछ एक्शन न लो। आर्थर कहता है, ठीक है इसके बाद से मैं केयरफुल रहूँगा। पर वो जज वो कहता है, ठीक है हमने तुम्हारी मदद की है तो ये बात तुम याद रखना। आर्थर भी कहता है, बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे पता है द एडवेंचरर्स गिल्ड वो कितना रिसोर्सफुल है। एटलीस्ट आप लोगों को पता है कि किसे क्या देना चाहिए और कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं याद रखूँगा। और ये कहते हुए वो निकल जाता है। उसे ऐसे बात करते हुए देख के, जाते हुए देख के वो जज वो सोचता है, कैस्पियन सही था, ये बंदा डरावना है। कुछ देर बाद जब वो धीरे धीरे बाहर आता है एक छुपी हुई गुफा से, और बाहर आते ही हम देखते हैं सिल्वी उसके ऊपर आके जंप करती है और कहती है, पापा सब कुछ ठीक है ना, क्या अब हम घर जा सकते हैं? वो कहता है, सब कुछ ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। और कुछ देर बाद अब देखते हैं तीनों अब जाने लगते हैं। एल्जा पूछता है, क्या तुम समंथा को देखने नहीं जाओगे? वो कहता है, लगता है मेरे लिए अब ना जाना ही सही होगा, वैसे जैस्मिन तुम जा सकती हो कभी कभी चेक करने के लिए। वो भी हाँ कहता है। और कुछ देर बाद लगभग शाम हो चुका है, तभी जाते हुए एल्जा कहता है, वेल आई गेस कि अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। आर्थर कहता है, ओह मैं बोल चुका था तुम सेपिन से नहीं हो। और तभी आर्थर अपने प्लान के बारे में, उसे स्कूल जाने के बारे में पूछता है। वो कहता है, स्कूल उसके बारे में तो अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। पर आर्थर समझाता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितना स्किल है, तुम अगर अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए ये इतना मुश्किल होगा। पर एल्जा कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, पर मैं इस कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल में कैसे एंटर कर सकता हूँ? हाँ हो सकता है मैं क्वालिफिकेशन मीट कर दूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर आर्थर तभी उसे पकड़ते हुए कहता है, इस बारे में तुम्हारे बड़े भाई को चिंता करने दो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही हैंडल कर लूँगा। जैस्मिन क्या तुम इसे घर ले जा सकते हो? हमें सबसे पहले इसको टेक केयर करना होगा। वो कहता है, तुम इस टोन में बात ना करो तो ही अच्छा है। पर तभी आर्थर को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, अच्छा तुम लोग थोड़ा सा जाओ, मुझे यहाँ पे और एक काम है, मैं अभी आता हूँ। और तभी पीछे घूमते हुए कहता है, बाहर आ जाओ। हम उसके पीछे कैस्पियन को देखते हैं। वो कहता है, आई एम ग्लैड कि तुमने सबसे पहले उन्हें यहाँ से जाने को कहा, वैसे अच्छा ही हुआ, सब कुछ बिना किसी के मरे ही सॉल्व हुआ। और यह सुनते ही आर्थर गुस्से में देखते हुए कहता है, लोग मरे हैं, इसे याद रखना। ये सुन के वो थोड़ा सा डरता है और कहता है, ऑफ कोर्स। और तभी देखते हैं वो उसे एक पैसे से भरा हुआ पोटली देता है। जब आर्थर पूछता है, ये किस लिए? वो कहता है,
ताकि तुम और थोड़ा सा प्रिकॉशियस हो सको। ये सुन के उसे याद आता है प्रिकॉशियस, उसने तो सिल्वी को देखा था, है ना? पर तभी उसके पीछे एक रोशनी होता है। हम उसके पीछे सिल्वी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से एक नई रूप में आ चुकी है और कहती है, पापा ये बेटर है ना? आर्थर पूछता है, तुम्हारे पास आखिर कितने फॉर्म हैं? वो कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत थक चुकी हूँ, गुड नाइट पापा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद अब हम देखते हैं आर्थर अपना रूप धीरे धीरे बदल रहा था और तभी वो बिना मास्क के सामने आता है और सिटी के अंदर एक दुकान पे तभी आता है और कहता है, मेरे पापा ने कहा कि मुझे यहाँ से कोई डायमेंशन रिंग खरीदनी चाहिए। पर वो बंदा कहता है, सुनो बच्चे, हो सकता है कि डायमेंशन रिंग छोटे होते हैं पर तुम्हें पता है वो बहुत महंगे आते हैं। ये सुन के आर्थर कहता है, ओ सॉरी, क्या इतना काफ़ी होगा? और तभी वो पैसे दिखाता है। उतने सारे गोल्ड कॉइन देख के वो बंदा तो पूरी तरह से चौंक जाता है और कुछ देर बाद आर्थर डायमेंशन रिंग के साथ बाहर आता है। पर वो सैड था क्योंकि वो जिस डायमेंशन रिंग लिया था उसके अंदर थोड़े से ही सामान जैसे कि उसके स्वॉर्ड और वो बीस्ट को उड़ाया था। कुछ देर बाद वो हेल्थिया हाउस में जाने के लिए गैरेज में उठता है और बाहर देखते हुए सोचता है, आई वंडर एक नॉर्मल स्कूल लाइफ कैसा होता होगा। रात हो चुका है। अब हम देखते हैं हेल्थिया हाउस में आर्थर धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर उठ रहा था। तभी उसके सामने एली आती है। आर्थर कहता है, हे एली, बड़े भाई आ चुके हैं। पर तभी एली उसके पेट पे सर से हेडबट मारती है और कहती है, वेलकम बैक। पर आर्थर सॉरी कहता है, वैसे एली वापस आके अच्छा लगा, अब जाने भी दो। वो कहती है, ये डिपेंड करता है कि अब फिर से मुझे छोड़ के जाएंगे कि नहीं। आर्थर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही एली खुश होती है और उसे अंदर बुला लेती है। एली को सामने दौड़ते हुए देख के आर्थर सोचता है, वाह एलिनोर वो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। पर तभी याद आता है जल्दी वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका कोई अपना होगा, वो किसी से शादी करेगी और वो भी उसके साथ। अब उससे मिलने के लिए उसके मॉम डैड भी वहाँ पे आते हैं। सबका मिल मिलाप होने लगता है। रे उससे मिलके उसके बालों का मजाक उड़ाने लगता है और दूसरी तरफ आर्थर उसके पापा का यानी रे का दाढ़ी का मजाक उड़ाने लगता है। वो लोग एक दूसरे से मिल ही रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत खुश थे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं विंसेंट, टेबिथा और एल्जा आते हैं। विंसेंट कहता है, माफ करना, हम लोग भी तुमको वेलकम करना चाहते हैं बेटा। पर तभी टेबिथा उसे मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहने के लिए, ये उनका मोमेंट है, उन्हें एंजॉय तो करने दो। सिल्वी को एली के साथ देखते हैं और कुछ ही देर बाद अब सबको एक साथ देखते हैं। पर आर्थर चारों तरफ देखने लगता है। एलिस कहती है, कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? वो कहता है, जैस्मिन। पर तभी एल्जा उसे एक लेटर देते हुए कहता है, ये जैस्मिन की तरफ से है, जिसमें लिखा हुआ था, आर्थर मजे करना, थैंक्स, सी यू लेटर जैस्मिन। ये लेटर पढ़ के आर्थर सोचता है, वाह जैस्मिन। आर्थर कहता है, इट्स अ शेम, मैं उससे मिल नहीं सका। रे कहता है, अरे वो लोग वापस आ जाएंगे, तुम्हें तो ट्विन हॉर्न्स पता ही है ना, वो लोग ऐसे है जिससे कि तुम आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते। ये सुन के वो कहता है, ओके जैस्मिन तो ठीक है, पर लिलिया? और ये सुनते ही विंसेंट और टेबिथा उनके चेहरे में खुशी आ जाता है। तभी विंसेंट चिल्ला के कहता है, हमारी बेटी ना लिलिया करंटली जायरस एकेडमी में है, वो वहाँ पे पढ़ना चालू कर चुकी है। ये सुन के आर्थर खुश होता है। टेबिथा उसे इस सब के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि वो लोग तो अब उसके डेप्थ में आ गए। ये सुन के आर्थर हंसता है और कहता है, डेप्थ का तो नहीं पता, ये जो मेरा दोस्त है, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा और फेवर करना चाहिए। पर तभी रे उठता है, उठते हुए कहता है, तो बताओ बेटा अब तुम्हारे डेंजन लाइफ के बारे में। और आर्थर तभी शॉर्ट में सबको बताना चालू करता है और जो सुन के सभी एक एक करके हैरान होना चालू होते हैं। कुछ देर बाद जब आर्थर का बताना खत्म होता है, ये सुन के विंसेंट कहता है, वाओ व्हाट अ राइड। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे एनुअल टैक्स रिजल्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टेबिथा कहती है, क्या कहा? एक एल्डरवुड गार्डियन? ये सोच के ही मुझे डर लग रही है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इसकी बातें सुना के डराया करती थी और सुलाया करती थी। और ऐसा सोचना कि तुमने इससे लड़ा है और जीता है, ये बहुत अजीब और डरावना है। तभी आर्थर उसके पापा से उसका करंट स्टेज के बारे में पूछता है, जो सुन के रे कहता है, बेटा क्या बताओ मेरे बारे में, मैं अभी डार्क ऑरेंज स्टेज में ही हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ पता नहीं क्यों मैं उसे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनते आर्थर कहता है, ओह परफेक्ट, तो फिर ये लीजिए। और तभी वो उसी बीस्ट कोर को अपने पापा को दे देता है। वो कहते हैं, बेटा ये मैं कैसे ले सकता हूँ,
जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी। दूसरी तरफ तभी तभी एलिस से कहती है, एलिस देखा तुम्हारे बेटे ने क्या प्रेजेंट लाया है, एक एस क्लास का बीस्ट कोर जो कि बहुत कीमती है। पर एलिस उतनी खुश नहीं थी। कहती है जो चिंता उसने करवाया है उसके ऑपोजिट ये कोर कुछ भी नहीं है। आर्थर तभी कहता है, डैड रख लीजिए, क्योंकि आपको मुझे कैचअप जो करना है। आपका बेटा पता है अभी कौन से स्टेज में है। रे कहता है, बेटा मत बताना कि तुम। आर्थर खुश होते हुए कहता है, यप लाइट ऑरेंज स्टेज में हूँ। लाइट ऑरेंज, ये सुनते ही विंसेंट और तेविता पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये सुन के रे भी मोटिवेट होता है और कहता है, ठीक है बेटा, अगर ऐसी ही बात है, इसके बाद जल्दी ही जब तुम अपने पापा से फाइट करोगे तो वो तुम्हें ज़रूर हरा देंगे। आर्थर भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। एल्जा जब नहा रहा था तभी बाथरूम के अंदर आर्थर चले आता है, जिससे वो डर जाता है और उसे कहता है, ए मैं पूरी तरह से नेकेड हूँ, पता है ना। पर आर्थर कहता है, अरे रिलैक्स प्रिंसेस, वैसे भी स्टीम की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। वो पूछता है, सच में ना। आर्थर तभी कहता है, हाँ बिल्कुल, और बंद कर देता है। और तभी बैग से अपने मास्क को निकालते हुए कहता है, बहुत कुछ हो गया है सिल्वी, है ना। वो कहती है, हाँ पापा, यह तक कि सिल्वी भी अब आपसे लंबी हो चुकी है। ये सुन के आर्थर हंसता है। तभी देखते हैं नहाने के बाद जब एल्जा वापस आता है और कहता है, चलो जाओ अब तुम्हारी बारी। वैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है, ऐसे ही बस अंकल विंसेंट की मदद करने के लिए। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने उनसे बात किया, तुम्हारे जायरस एकेडमी के बारे में। ये सुन के वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या उन्होंने फिर क्या कहा। वो जाते हुए कहता है, उन्होंने कहा बिल्कुल। अब रात में एल्जा अब जायरस एकेडमी में जाने के बारे में बहुत एक्साइटेड था, उसी के बारे में बात कर रहा था और आर्थर से पूछता है, वहाँ पे जाके तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का वो सबसे अच्छा एकेडमी है। तुम्हें क्या लगता है। पर आर्थर कहता है, पर फिर भी हम दोनों वहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर्स होंगे उन सबसे ज़्यादा स्किलफुल होंगे। आई इमेजिन ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। एल्जा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर फिर भी वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पावरफुल फैमिली से होंगे, उनसे सीखना, उनसे मिलना कमाल का होगा। आर्थर कहता है, आई सपोज मेरे लिए लाइटनिंग और आइस एट्रीब्यूट को सीखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तब पता नहीं क्यों लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करते समय वो मेरे बॉडी से कुछ ज़्यादा ही माना खींच रहा था, और दूसरी तरफ आइज़, यह था कि मैं अपने बीस्ट व्हील को यूज़ कर रहा था, फिर भी मैं आइज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एल्जा लूकस के बारे में पूछता है। वो कहता है, लूकस, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं है मैं कौन हूँ, और जब तक कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ कि मैं उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर सकता हूँ, तब तक मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा। और तभी आर्थर घूमते हुए कहता है, वैसे तुमने ये पीलो वॉल्स क्यों बनाए हैं, क्या ये नेसेसरी था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल ये नेसेसरी था, ये पहले ही तो अजीब है कि दो लड़के एक साथ सो रहे हैं एक ही बिस्तर पे। पर तभी आर्थर कहता है, तो फिर तुम क्या प्रेफर करते कि मैं एक लड़की होती। ये सुनते ही एल्जा जैसे कि शर्मा जाता है और तभी आर्थर को कहता है, वैसे लड़कियों से याद आया, तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी में मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल सकता है क्या। वो कहता है, हाँ हाँ तुम्हें ज़रूर मिलेगा, एक ऐसी ब्लैक हेयर लड़की जो कि ग्लासेस के साथ होंगी, और तुम दोनों का बच्चा भी होगा जो कि ब्लैक हेयर के साथ ग्लासेस के साथ ही होगा। यह सुन के वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है बच्चे क्या ग्लासेस के साथ ही पैदा होते हैं। वो कहता है, अब जाओ सो जाओ। ये सुन के एल्जा भी हंसता है और सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं सुबह हो चुका है, आर्थर उठ चुका है। विंसेंट उसके पास आता है और कहता है, ए आर्थर गुड मॉर्निंग, वैसे तुमने मुझे बताया था ना कल कि तुम कोई इन्वेंटर से मिलना चाहते हो। वैसे मैंने एक मीटिंग फिक्स करवाया है, उसका नाम है गेडियन। वैसे वो सिर्फ फेमस ही नहीं है बल्कि उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किया है सेपेन के लिए। वो 3 दिन के अंदर जायरस सिटी में आने वाला है, तो तब तक तुम भी अपना काम कर लो या फिर मेरे साथ जायरस सिटी घूम सकते हो। पर तभी आर्थर पूछता है, हाँ ये सुन के अच्छा लगा। ओ वैसे याद आया उस दिन डाउनटाउन में क्या हो रहा था। वो कहता है, ओह तुमने अब तक सुना नहीं, रॉयल फैमिलीज ऑफ सेपिन, एलिनोर एंड डार्ब वो एक साथ मिल रहे हैं और एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पर तभी विंसेंट पूछता है, वैसे ये सब छोड़ो, तुम एक इन्वेंटर से मिलना चाहते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों। आर्थर उसका जवाब नहीं देता और सोचता है, अब समय आ चुका है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से कुछ नॉलेज यहाँ पे काम पे लाऊं। तभी वहाँ पे रे आता है और विंसेंट को सामने देखते ही कहता है, अरे विंसेंट, तुम्हें तो किसी से मिलने जाना था ना, और तुम ऐसे जाओगे। ये सुनते ही विंसेंट तैयार होने के लिए दौड़ने लगता है। आर्थर अब रे से उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है, हाँ
फाइनली तुम्हारे पापा अब सॉलिड ऑरेंज स्टेज पे आ चुके हैं बेटा। वैसे इससे याद आया, ये लो तुम्हारा बीस्ट व्हील। पता नहीं क्यों सारा माना एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये क्रम्बल नहीं हुआ। आर्थर को भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है। रे के चले जाने के बाद आर्थर बीस्ट कोर को लेके बाहर आता है और उसके बारे में ही सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि सारा का सारा माना एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये क्रम्बल नहीं हुआ। और तभी वो उस बीस्ट कोर को लेके मेडिटेट करने लगता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उस बीस्ट कोर के अंदर पहुंच जाता है और उसके सामने था एल्डरवुड गार्डियन, जिसे देखते ही वो डर जाता है, आँख खोल देता है और सोचता है क्या इसके अंदर एक बीस्ट व्हील है। अब आर्थर बीस्ट व्हील के बारे में नरेट करता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि उसके यूज़र को यूनिक बनाता है और पावरफुल मैजिक देता है, जो कि पावरफुल मैजिक बीस्ट में से आता है, जो कि अपने वन ऑन ओनली व्हील को पास करते हैं या फिर उनसे लिया जाता है। और तभी देखते हैं वो उस बीस्ट व्हील को हाथ में लेके सोच रहा था कि मेरे अंदर तो वैसे ही एक बीस्ट व्हील है, क्या मैं एक साथ 2 बीस्ट व्हील को समन कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और तभी वो फिर से आँख बंद करता है और कुछ ही देर बाद फिर से वो एल्डरवुड गार्डियन के सामने था। एल्डरवुड गार्डियन उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है, पर आर्थर के ऊपर उसका हमला कोई भी काम नहीं आता। उसका इल्यूजन या फिर कुछ भी पॉइजन जो कि उसकी तरफ वो फेंकता है वो काम नहीं आता, क्योंकि आर्थर का ड्रैगन व्हील उसे प्रोटेक्ट करता है। और तभी एल्डरवुड गार्डियन सामने देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसके सामने था सिल्विया, एक ड्रैगन जो कि आर्थर को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो चीखता है और तभी देखते हैं एल्डरवुड गार्डियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे मार ही डालता, पर तभी आर्थर आँख खोल देता है और उसके हाथ से वो बीस्ट व्हील गिर जाता है। वो सोचता है ये बहुत क्लोज था और सोचता है अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो मेरा बीस्ट व्हील एल्डरवुड गार्डियन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता। अब समझ में नहीं आ रहा है पापा इसे क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, पर तभी उससे एल्डर बेरियन की बात याद आता है कि बीस्ट व्हील और यूज़र का एट्रीब्यूट कंपेटेबल होना चाहिए। और ये याद आते ही उसे समझ आ जाता है ये किसको सूट करेगा, यानी ये सिर्फ उसे टेसिया को ही देना होगा। और वो सोचता है आई वंडर वो कैसी होगी। और अब कुछ दिन आर्थर सबके साथ टाइम मिले तो ट्रेनिंग करता है और समय समय में फैमिली के साथ घूमने जाना, मज़े करना, ये सब कुछ करता है। और कुछ दिन बाद आर्थर और एल्जा जब सोया हुआ था तभी देखते हैं वहाँ पे एली उनको बुलाने के लिए आती है। पर उसके कुछ देर बुलाने के बाद भी जब वो लोग नहीं उठ रहे थे और वो उनको सामने सोया हुआ देखती है, तभी देखते हैं वो आर्थर के ऊपर एक खतरनाक जंप करती है, जिसकी वजह से दर्द से आर्थर बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और उसे कहता है एली तुम ये करने के लिए अब बहुत बड़ी हो चुकी हो। एली कहती है क्या कहा भैया, आप मुझे मोटे कह रहे हो। कुछ देर बाद देखते हैं उनको उठा के वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, आर्थर, एल्जा और विंसेंट वो लोग कहीं पे आए हुए हैं। आर्थर तभी एल्जा से कहता है मुझे बहुत भूख लगा है। वो कहता है मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा क्योंकि सिल्वे ने तुम्हारे प्लेट से बहुत सारा खाना लिया था। एनीवे मैं कुछ स्टोर को चेकआउट करने जा रहा हूँ। ये सुन के आर्थर कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे है। वो कहता है हाँ, मैं किसी ऐसे की तरह नहीं जो कि अपने पैसे या फिर कुछ को संभालता नहीं, मैं उन्हें सेविंग करता हूँ। ये सुन के आर्थर को बहुत बुरा लगता है, पर तभी वो सिल्वी को एल्जा के साथ जाने के लिए कहता है जब तक कि वो गिडियन से मिलता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग एक डोर को नॉक करते हैं। बाहर से एक आदमी अजीब से आवाज़ में कहता है ग्रीटिंग्स मास्टर विंसेंट, आइए अंदर आइए। और वो लोग अब अंदर आते हैं, पर अंदर आते ही आर्थर को बहुत अजीब सा स्मेल आता है। चारों तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कचरा फैला हुआ है और तभी उनके सामने गिडियन आ जाता है, जो कि विंसेंट को देखते ही कहता है ओ विंसेंट तुम फिर से मुझे तंग करने आ गए। विंसेंट कहता है ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि आने से पहले मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वो कहता है हाँ, वैसे ही मैं लोगों से अब कम मिल रहा हूँ और वैसे भी रॉयल फैमिलीज के मैसेजेस जैसे कि बड़े पड़े हैं, वो लोग मुझे कुछ ऐसा बनाने के लिए तंग करे जा रहे हैं जिससे बहुत दूर तक जाया जा सके, वो भी ओशन के ऊपर से। ये सुन के आर्थर कहता है ट्रेवल अक्रॉस द ओशन, क्यों? वो कहता है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है बच्चे। पर वो दोनों ये सुन के हंसते हैं और अब वो विंसेंट से पूछता है ये बच्चा ये आखिर है कौन। तभी आर्थर अपने आप को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है अरे विंसेंट तुम्हें पता तो है ना मैं रिसेंटली कोई भी डिसाइपल नहीं ले रहा हूँ। वो कहता है एक्चुअली मुझे भी जानना है वो आपसे मिलना क्यों चाहता था। तभी आर्थर कहता है ओह मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है, वैसे बताने से अच्छा आपको करके दिखाना होगा। और तभी देखते हैं
वो कुछ पेपर लेता है और वहीं पे पेन से कुछ लिखने या फिर ड्रॉ करने लगता है। विंसेंट दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है, ए बच्चा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, कोई कलरफुल इमेज या फिर कुछ भी बना रहे हो। पर तभी जब वो वहाँ पे जाता है, देखते ही चौंकता है और कहता है, क्या ये तो, पर कैसे? वो आर्थर के पास आके उसका डिज़ाइन देख के पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि उसने कभी नहीं देखा था या फिर इस बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। एक ऐसा इंजन जो कि स्टीम से चलता है, ना कि माना से, पर इसमें कुछ मिसिंग था। तभी देखते आर्थर उसके हाथ से वो ब्लूप्रिंट वो ले लेता है और कहता है, हाँ, मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा, पर हमारे नेगोशिएशन होने के बाद। ये सुनते ही वो उसके पास जाके कहता है, तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो, है ना? ओके, कोई परवाह नहीं। और तभी देखते उसके बटलर को वो कुछ लाने के लिए कहता है, और तभी उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड था, यानी एक आयरनाइज्ड डायमंड, जो कि अपने साइज से भी 5 गुना ज़्यादा माना को स्टोर करके रख सकता है। पर आर्थर को ये गिफ्ट पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये उसकी ज़रूरत की सामान नहीं है। और तभी वो अपने बटलर यानी हाइम को दूसरा कुछ लाने के लिए कहता है, और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कुछ था, जो देखिए यह था कि खुद विंसेंट, वो जो इतना अमीर है, वो तक पागल हो जाता है। पर आर्थर को ये सब भी नहीं चाहिए था। ये देख के वो बंदा जैसे कि पागल हो जाता है। वो एक एक चीज़ आर्थर को दिखाने लगता है और उसकी तरफ फेंकने लगता है, पर आर्थर को एक भी चीज़ नहीं चाहिए था। यह तक कि खुद विंसेंट ये देख के सोचने लगता है, मैं अपने सामने ये क्या होते हुए देख रहा हूँ। आर्थर के सामने खुद महान गिडियन वो कमज़ोर पड़ रहा है। और तभी देखते हैं गिडियन वो आर्थर को पकड़ के कहता है, लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी वो हाइम को कहता है, हाइम, उन पेंडेंट्स को लाओ। ये सुन के वो चौंकता है और कहता है, मास्टर, पर वो तो रॉयल फैमिली। वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस लाओ। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो 2 बॉक्स को लाता है, जिसमें से हम 2 बहुत खूबसूरत पेंडेंट को देखते हैं। वो समझाता है, ये मैंने किसी और के लिए, बोल सकते हो कि रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। इसे बहुत ही अच्छे से बनाया गया है ताकि रॉयल फैमिली को सूट करे। आर्थर पेंडेंट को लेता है और देख के कहता है, ये फिनिक्स से बना हुआ है। वो चौंकते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें कैसे पता? विंसेंट पूछता है, फिनिक्स वो आखिर क्या है? गिडियन समझाने लगता है, ये एक ऐसा इस क्लास माना बीस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। इनके पास यूनिक एबिलिटीज होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और समझाने लगता है, जैसे कि एक फिनिक्स वर्म अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही ये पेंडेंट एक शेल जैसा कुछ तैयार करता है जो कि इसकी यूज़र को प्रोटेक्ट करेगा। पर फिर भी अगर किसी तरीके से शेल टूट जाता है या फिर ब्रेक होता है, तो फिर इसका सारा माना कंज्यूम होता है और वो अपने यूज़र को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे कि एक फिनिक्स करता है। आर्थर पूछता है, अच्छा ठीक है, पर कितने बार इसे यूज़ करा जा सकता है? ऑनेस्टली बच्चे, मुझे तो नहीं पता है, पर ऑलरेडी मैंने 5 बार इसे यूज़ कर लिया है। मुझे लगता है कि इसे 2 और बार यूज़ करा जा सकता है। आर्थर ये सुन के सोचता है, ये एली और उसके माँ के लिए यूज़ करा जा सकता है। और तभी कहता है, रुको, तुमने तो कहा था कि ये रॉयल फैमिली के लिए है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये कोड दिए थे, पर ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आया कैसे? बताओ तुम्हारा एजेंडा क्या है? और ये सुन के आर्थर हंसते हुए कहता है, क्या? कुछ भी नहीं, तो मैं बस अपनी बहन के लिए एक अच्छा बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता हूँ। और वैसे भी ये शिप किस कारण से है ये जाने बिना मैं तुम्हें ये ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली नहीं बताने वाला। ये सुन के गिडियन कहता है, क्या ये नेसेसरी है? वैसे भी जब अनाउंस होगा तुम सुन नहीं वाले हो। वो कहता है, नहीं, मुझे अनाउंसमेंट का वो बनाया हुआ सब कुछ नहीं सुनना, मुझे आपके मुंह से जो रॉ है वही सुनना है। ये सुन के वो कहता है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूंगा तो लगता है तुम्हें पेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। आर्थर कहता है, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। और फिर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक पेंडेंट के बदले चलेगा। आर्थर तभी देखते हैं ब्लूप्रिंट को जलाने ही वाला था और ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है। पर तभी विंसेंट कहता है, अरे चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप आर्थर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वो अपनी बातों का बिल्कुल पक्का है। और ये सुन के वो गुस्से में कहता है, ठीक है, स्क्रू रॉयल फैमिली, अभी मेरे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है। और तभी वो कहता है, लास्ट ईयर हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जहाँ पे डिकाथेन को छोड़ के भी हमें एक नए कॉन्टिनेंट का पता चला है।
ये सुन के आर्थर थोड़ा सा चौंकता है। तभी आर्थर पूछता है, आपको कैसे पता कि ये दूसरा कोई कॉन्टिनेंट है? कि आपके पास कोई प्रूफ है? ये सुन के वो गुस्से में कहता है, हाँ, एक साइंटिस्ट कभी भी एविडेंस के बिना बात नहीं करता। और तभी बैठता है और कहता है, कुछ साल पहले हमें एक पक्षी जैसा कोई माना बेस्ट मिला था जिसके ऊपर एक आर्टिफैक्ट अटैच किया हुआ था। अगर इसकी एबिलिटीज की बात करूं तो ये अपने सराउंडिंग्स के साथ कैमोफ्लेज कर सकता है। ये सुन के विंसेंट चौंकता है और कहता है, अगर ये कैमोफ्लेज कर सकता है यानी गायब हो सकता है, तो आप लोगों ने इसे पकड़ा कैसे? वो कहता है, पता नहीं, किसी एडवेंचरर ने एक दिन एक उड़ता हुआ गिलहरी को पकड़ते हुए गलती से इसको मार दिया था। एनीवे, उसके साथ जो आर्टिफैक्ट अटैच किया हुआ था उसे हम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं और ये कंफर्म करता है ये दूसरे किसी कॉन्टिनेंट का है। आर्थर अब उसके बारे में पूछता है कि वो आर्टिफैक्ट वो क्या कर सकता था। पहले तो गिडियन मना करता है, पर बाद में बताता है कि वो मूविंग इमेजेस को स्टोर और रिकॉर्ड कर सकता था। पर आर्थर फिर भी नहीं मानता और कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है इसी कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा अननोन आर्टिफिशियल ने इसे बनाया हो और आप लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। पर यह सुन के तभी विंसेंट मास्टर गिडियन की तारीफ करने लगता है कि वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल है। अगर वो किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब वो ज़रूर बाहर से ही होंगे। पर आर्थर मजाक में कहता है, क्या सच में ये है? आर्थर को सब कुछ बताने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहा था। अब अपने सामने कोई चॉइस ना देख के गिडियन बता देता है कि वो जो आर्टिफैक्ट था उसके अंदर 3 किंगडम के इमेजेस थे। यह सुन के आर्थर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। गिडियन को यह देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? बस इतना ही? तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब हो सकता है? एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके बारे में हमें पता नहीं, जिसमें कि हाईली एडवांस मेजेस या फिर आर्टिफिशियल्स हो सकते हैं, या तक कि बहुत ताकतवर मेजेस भी हो सकते हैं। और अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं आर्थर भी वो ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो लोग बाहर आ चुके हैं। विंसेंट कहता है, मैंने कभी भी उन्हें इतना एक्साइटेड नहीं देखा। तुम्हें पता है, गिडियन ने कहा है कि तुम्हारा आइडिया वो बहुत जीनियस लेवल की है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है एक स्टीम से उड़ता हुआ जहाज वो कैसे काम कर सकता है। ये सुन के आर्थर सोचता है, आई गेस कि इस दुनिया के लोग जादू के अंदर इतने खो चुके हैं, माना के अंदर इतने खो चुके हैं कि जादू के अलावा जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब विंसेंट कहने लगता है, तुम्हारे माँ बाप को तो जैसे कि तुम्हारे इन सारे ताकतों, इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ परवाह ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी डैड होता तो सच में। आर्थर सोचता है, हाँ, इन्हीं सब की वजह से तो मुझे ये सब कुछ मिला बिना कुछ करे। पर दूसरा कोई कॉन्टिनेंट, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे अब सिल्वी और एल्जा भी आ जाते हैं। वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वहाँ पे साइड में उन्हें कुछ हलचल महसूस होता है। जब एल्जा वहाँ पे देखता है वो डर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे मिलके एक बच्चे को मार रहे थे, बुली कर रहे थे। यहाँ तक कि मार खाते हुए वो बंदा अपने आप को माना से प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ये देख के तभी देखते दूसरा बंदा कहता है, अपने आप को माना से ऐसे प्रोटेक्ट करना? तुम्हें पता है ना स्कूल के बाहर मैजिक करना ये बैन किया हुआ है। जल्दी से जल्दी अपने माना को हटाओ। और तभी वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, पर देखते हैं एल्जा आके उसे धक्का देता है और उस बंदे को उठाता है। और तभी जाके वो कुछ कहता है, पर वो बंदा उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से उसका चश्मा वो नीचे गिर जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे मजाक किरकिरा कर रहे हो। तभी विंसेंट गार्ड को बुलाने वाला था, पर तभी देखते हैं आर्थर उसे मना करता है और जब वो उसकी तरफ देखता है डर जाता है। दूसरी तरफ अब देखते हैं वो लोग उस बंदे के साथ साथ एल्जा को भी बुली कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा एल्जा को नोटिस करता है अच्छे से, उसके गले के पास एक सिंबल, जो देख के वो कहता है, तो ये बंदा ये भी किंगडम ऑफ डार्क से आया है। ये सुन के वही बंदा उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, तुम भी अपने भाई के साथ ही क्यों ना जमीन में गिर जाओ। और तभी वो उसे मारता। दूसरी तरफ आर्थर एक लकड़ी को लेके जमीन पे आवाज करने लगता है। वो बहुत गुस्से में था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ एक कैरावैन के अंदर प्रिंस को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था कि उसे इस भीड़-भाड़ रास्ते से जाना पड़ रहा है। तभी वहीं पे एक बंदा जो बैठा हुआ था वो कहता है, माफ करना, ये सब कुछ प्रिंसेस कैथलीन का ही आइडिया था। वो कहती है, मैंने ये क्लियर कर दिया था ना भाई, अगर तुम्हें आना है तो आओ, मत आना है तो मत आओ। वो कहता है, मैं तुम्हें कैसे अकेली छोड़ सकती हूँ बहन, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें इतना अच्छा भाई मिला है। पर वो कहती है, हाँ तुम मेरे साथ आए हो
क्योंकि तुम्हारे लेडी फ्रेंड में लास्ट मोमेंट पे आने से मना कर दिया था। वो लोग ऐसे बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी प्रिंसेस कैथलीन बाहर कुछ नोटिस करती है। हम देखते हैं विंसेंट वो बाहर आर्थर को समझाते हुए जा रहा था, यानी उसने तभी आर्थर को देख लिया था। और अब देखते हैं दूसरी तरफ विंसेंट बहुत बहुत डरा हुआ है कि वो क्या करेगा। उसने आर्थर को कभी ऐसे इतने गुस्से में नहीं देखा, और अगर जल्दी उसने आर्थर को नहीं रोका तो शायद वो लोग मर जाएंगे। और तभी देखते हैं वो आर्थर के सामने आता है और जल्दी से जल्दी सबको भागने के लिए कहता है। पर ये देख के वो लोग हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं देखो देखो ये बुढ़ा आदमी ये कैसे इस बच्चे को बचा रहा है, कितना एम्बैरेसिंग है। पर तभी आर्थर कहता है अंकल विंसेंट। वो डरते हुए पीछे देखता है। आर्थर बहुत खतरनाक ऑरा के साथ कहता है प्लीज हट जाइए ना। विंसेंट डर जाता है और तभी उसे रास्ता देता है और सोचता है सॉरी बच्चों, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। तभी देखते हैं उनमें से एक बंदा लाठी लेके आगे आने लगता है उसे मारने के लिए। वो कुछ करता तभी देखते हैं इंस्टेंटली आर्थर उसे हिट करता है, और ऐसे करता है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था। सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं। और तभी ये देख के और एक बंदा गुस्से में कहता है लगता है कि इसके पास कुछ ताकत तो है, चलो इसे दिखाता हूँ एक नोवेल टीचिंग क्या होता है। और तभी वो उसके चारों तरफ भागने लगता है बहुत तेज़ी से, यहाँ तक कि अपने कुछ डुप्लीकेट भी बना लेता है। पर आर्थर को ये इम्प्रेस नहीं करता, वो बस सोचता है इतना बुरा नहीं है। और तभी देखते हैं वो बंदा हंसते हुए बहुत तेज़ी से अपने सुपर फास्ट अटैक यानी द अल्ट्रा फास्ट लॉन्च करता है, पर उसे आर्थर आसानी से डॉज करता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंकता है, हैरान होते हुए डर जाता है। पर तभी वो कुछ समझ पाता, आर्थर इंस्टेंटली उसके पीछे चला जाता है और उसी छड़ी को उसके पीठ पे मारता है, यहाँ तक कि इतने जोर से मारता है कि वो छड़ी ही टूट जाता है। और अब आर्थर आगे जाते हुए कहता है इट्स ए शेम, जब तुम चीज़ों को माना से स्ट्रेंथन नहीं करते तो वो कितने फ्रेजाइल होते हैं। दूसरी तरफ उस बंदे की हालत बहुत ख़राब है। और अब देखते हैं वो आगे जाने लगता है, उस छड़ी को फेंकता है, अपने हाथों को यूज़ करने वाला है। और ये देख के तभी देखते हैं वो बंदा जिसने कि एल्जा को मारा था वो हंसता है। उसे अपनी पापा की ताकत, पापा की ट्रेनिंग याद आता है, जिन्होंने कि उससे कहा था रिमेंबर जमाइल, एक ट्राइडेंट फिस्ट किसी भी वेपन से ज़्यादा ताकतवर होता है। और तभी ये याद आते ही वो पंच करने के लिए तैयार होता है, सोचता है कि वो एक ही पंच में उसे मार देगा। पर तभी जब वो उसकी तरफ देखता है उसकी ऑरा से डर जाता है और सोचता है कैसे ऐसा ऑरा किसी के पास कैसे हो सकता है जो कि मेरे पापा के पास भी नहीं है। और तभी डरते हुए वो जोर से उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर आर्थर उसके पंच को डॉज करते हुए उसके फेस पे खतरनाक पंच मारता है। इतना खतरनाक था कि वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है, उसकी फेस से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। वो बेहोश होने ही वाला था, पर किसी तरीके से अपने आप को संभालता है। और तभी देखते हैं वो अपनी मैजिक पावर यानी शायद वाटर उसका इस्तेमाल करने लगता है, और आर्थर एल्जा उसी बंदे पर हमला कर देता है जो कि शायद उनको लगने ही वाला था। पर तभी देखते हैं उनके सामने प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है। प्रिंसेस कैथलीन वो आर्थर के बारे में नरेट करती है, मेरे लिए वो एक नॉर्मल लड़का था, जैसे कि मेरी चाइल्डिश भाई या फिर उसके दोस्त। एटलीस्ट मैं तो ऐसी ही सोचा करती थी, पर जब बाद में मैंने उसे अच्छे से नोटिस किया मुझे समझ आया कि शायद वो वैसा नहीं है जिन सारे लड़कों को मैं डिसलाइक करती हुई आ रही थी, वो अलग है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है प्रिंसेस अपनी मैजिक से उसकी अटैक को रोक दिया था। तभी प्रिंस कार्टिस वो चिल्ला के कहता है इस सब का आखिर मतलब क्या है। वो लोग जब प्रिंसेस कैथलीन और प्रिंस कार्टिस को यहाँ पे देखते ही उनके सामने झुक जाते हैं और सारा ब्लेम एल्जा और आर्थर पर लगा देते हैं। प्रिंसेस एल्जा के साथ जो बंदा था उसे देख के समझ जाती है कि गलती किसकी है, पर उस बंदे की बात सुन के प्रिंस कार्टिस वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या ये सच है। पर वो सोचती है भाई उनकी बात मत सुनो, जरा देखो तो आसपास क्या हुआ है। तभी आर्थर ये सुन के कहता है व्हाट अ जोक। ये सुनते ही बहुत सारे बंदे वो सोचते हैं क्या उसने अभी अभी प्रिंस ऑफ सेपिन को जोक कहा। तभी देखते हैं प्रिंसेस और प्रिंस के साथ जो बंदा आया था वो आर्थर को पकड़ता है और कहता है हाउ डेयर यू, प्रिंस के साथ ऐसे कैजुअली बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा। तभी आर्थर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है माफ करना,
जब भी मैं कुछ बकवास सुनता हूँ मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। वो बंदा उसकी आंखों को देख के, उसके गेज को देख के जैसे कि डर जाता है और सोचता है कैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तभी विंसेंट वहाँ पे आते हैं और कहता है माफ़ कीजिएगा, ये मेरे भतीजे हैं। तभी उसे देख के प्रिंस कहता है, अरे मिस्टर विंसेंट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी विंसेंट सब कुछ समझाता है। ये सुनते ही प्रिंस उनकी तरफ देख के कहता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, नाम क्या है तुम्हारा? तभी वो बंदा अपना नाम कहता है, मेरा नाम है जमाइल, फर्स्ट बॉर्न सन ऑफ हाउस ट्राइडेंट, योर मैजेस्टी। हाउस ट्राइडेंट। ये सुन के वो सोचता है ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जितना कि मुझे पता है ये हाउस हमारे फैमिली के मेजर डोनर है और साथ में जायरस एकेडमी का भी। किसे पता हाउस ट्राइडेंट कैसे रिएक्ट करेंगे अगर उनके हायर के साथ कुछ हुआ तो। वो बंदा हंसता है। तभी प्रिंसेस वो जमाइल को कुछ करने चाहती और उससे पहले ही प्रिंस उसे रोक देता है और कहता है, रुको रुको, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर सब कोई सेफ है तो फिर इसे जाने दिया जा सकता है। तभी वो बंदा हंसता है और सोचता है, बिल्कुल, यहाँ तक कि खुद प्रिंसेस या फिर प्रिंस हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फैमिली रॉयल फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन में है। पर तभी आर्थर कहता है, अंकल विंसेंट, आपके पास 2-वे कम्युनिकेशन स्क्रॉल तो है ना? तभी वो उसके हाथ से वो स्क्रॉल लेता है और कहता है, सिंथिया गुड स्काई। ये सुन के वो बंदा सोचता है, फूल, इतना बुद्धू कैसे हो सकते हो? कैसे तुम जायरस एकेडमी के डायरेक्टर का नाम ऐसे ले सकते हो? तभी हम उसी स्क्रॉल में सिंथिया को देखते हैं। वो कहती है, विंसेंट, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे सडन अपीयरेंसेस पसंद नहीं है। तभी आर्थर कहता है, मैं आर्थर लेविन हूँ। ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है और कहती, ओह आर्थर, मैं बहुत खुश हुई तुम मुझसे बात करने आए हो, बहुत दिन हो गए हैं आर्थर। सभी बहुत चौंकते हैं क्योंकि उनके टोन में सडन चेंज हुआ है। और तभी आर्थर कहते हैं, जमाइल ट्राइडेंट और उसके साथ कुछ ग्रुप बाहर मैजिक कर रहे थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। पर ये सुन के पहले कहती है, रुको, क्या कहा तुमने? जमाइल ट्राइडेंट, इस बारे में मुझे थोड़ा सा सोचना होगा। पर आर्थर कहता है, अगर आप चाहते हो कि मैं जायरस एकेडमी अटेंड करूं तो फिर। ये सुनते ही बिना देर करे वो कहती है, डन, वो लोग अब एक्सपेल्ड है। और ये सुनते ही सबकी मुंह देखने लायक था। कुछ ही देर बाद देखते हैं उसी बंदे का जमाइल की माँ फ़ोन करती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि अभी उसके पास जायरस एकेडमी से कॉल आया था कि वो एक्सपेल हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या वो एक्सप्लेन करना चाहेगा? तभी दूसरी तरफ अब प्रिंस आर्थर के पास आके उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। पर तभी आर्थर हंसते हुए कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दरअसल मैं अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाया था, माफ़ करना। पर प्रिंस कहता है, नहीं, तुम्हारे पास हर वो कारण था ये सब करने की। प्रिंसेस कैथलीन वो दूर से उसके भाई और आर्थर को बात करते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर बाद जब प्रिंस अंदर आता है, आर्थर के बारे में कैथलीन से बात करने लगता है। कैथलीन उसके बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका ध्यान तो था सिर्फ आर्थर पर। तभी वो उठती है और आर्थर को कहती है, सुनो, क्या तुम मेरे साथ कभी चाय पीना पसंद करोगे? आर्थर ये सुन के कहता है, क्या? बिल्कुल। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। आर्थर हंसता है और हाँ कहता है। दूसरी तरफ ये देख के जैसे कि प्रिंस कार्टिस, उसकी हालत बहुत खराब था। प्रिंसेस सोचती है वो सच में अलग है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम अब बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े बिल्डिंग के बाहर एक साथ होते हुए देखते हैं। आर्थर अब एक एक करके सबको देखने लगता है और सोचता है इन सारे लोगों को अब पता चलने वाला है एक और कॉन्टिनेंट के बारे में। आई वंडर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पर एक चीज़ जो मुझे बॉदर करे जा रहा है, वो कॉन्टिनेंट वो डिकातन के ऊपर स्पाई करे जा रहे थे ऐसे मानाबीस्ट के द्वारा जो कि कैमोफ्लाज कर सकते हैं और एक रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट के द्वारा। पर ये क्यों? क्या वो हमसे डरे हुए हैं या फिर उनका कोई गलत इंटेंशन है? जो भी हो, पर इतना मुझे अब समझ आ रहा है कि दोनों कॉन्टिनेंट में से किसी के पास अब ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के पास जा सके। पर क्या मैंने सही किया कि मैंने ऐसा मशीन बनाने में मदद की जो कि अब वहाँ तक पहुँच सकता है? छोड़ो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तभी एलिस कहती है, बेटा क्या सोच रहे हो तुम? क्या कुछ हुआ है क्या? आर्थर कहता है, नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। वो कहती है, वेल देन, मैं जस्ट प्रेटेंड करती हूँ कि एक 12 साल के बच्चे होने की वजह से तुम वैसी चीज़ें सोच रहे होगे। तुम्हें पता है ना बेटा,
मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, पर फिर भी तुम जो करना चाहते हो वही करना। आर्थर सोचता है, आई विश माँ मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती कि आपको कभी मेरे बारे में चिंता करना नहीं होगा। वो मॉम को शुक्रिया कहता है और तभी देखते हैं बहुत बड़ी स्क्रीन अपीयर होता है। वहीं पे वही स्क्रीन में हम देखते हैं किंग अनाउंस करता है, ग्रीटिंग्स ह्यूमंस, एल्व्स और ड्रॉप्स, जो कि अब एक साथ है। मैं हूँ ब्लेन ग्लेडर। अब सब मुझे सैपिन के किंग के नाम से जानते होंगे। मेरे साथ अभी हमारे बाकी 2 किंगडम के राजा भी है, जो भी आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। सबके लिए ये दिन मेमोरेबल डे है। और अब वो अपने स्पीच में सबको मोटिवेट करते हैं एक साथ रहने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद, बहुत झमेला और बहुत कुछ सहने के बाद अब कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम एक साथ आए हैं। वो आशा करते हैं कि सब एक साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ताकि फ्यूचर का जनरेशन, फ्यूचर का कॉन्टिनेंट बहुत बहुत अच्छा हो। ये सुन के सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं एल्प के राजा या फिर टेसिया के पापा, वो भी स्पीच देने आते हैं। वो इस कॉन्टिनेंट यानी दिकाथेन के बारे में बात करते हैं कि यहीं पे बहुत सारी जगह, बहुत कुछ ऐसे है जो कि अभी भी मिस्टीरियस है, जहाँ पे अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अननोन है। पर फिर भी मैं एक बात कहने जा रहा हूँ जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और तभी वो एक नई कॉन्टिनेंट पानी के बारे में बात करता है। ये सुनते ही जैसे कि पब्लिक सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं, सारी तरफ क्योस फैल जाता है। आर्थर ये देख के सोचता है, मुझे पता था ये होगा, पर इतना ज़्यादा क्योस ये पता नहीं था। वो सबको शांत होने के लिए कहता है, समझाने की कोशिश करता है, पर कोई चुप नहीं हो रहा था। ये देख के तभी देखते हैं ड्वार्फ का किंग, वो आगे आता है और चिल्ला के सबको शांत होने के लिए कहता है। ये सुनते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही सब जैसे कि एक ही बार में चुप हो जाते हैं। और वो अब समझाने लगता है, किंग अल्दुइन ने जैसे कि कहा, हम लोग अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते इस कॉन्टिनेंट के बारे में, पर फिर भी हमें अब आपस में फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी इस कॉन्टिनेंट पे पैदा हुए हैं और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इस कॉन्टिनेंट का बाशिंदा हूँ। ये सुनते तभी के लिए सब शांत होते हैं। और तभी वो किंग इस किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए 6 इंडिविजुअल्स को, जो कि स्पेशल है, उनको बुलाता है। वो कहते हैं कि ये लोग करेजियस है, टैक्टफुल है, इंटेलिजेंट और साथ में पावरफुल है। और यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, यानी इन 6 में से 3 कॉन्टिनेंट में से ही कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करे हैं। और तभी हम बेल्दिन को देखते हैं, वो उनको 6 अंगूठियाँ देते हैं, एक एक करके तभी उनको पहनाया जाता है। पहला है अलिया ट्रीसन, दूसरा वीरे ओरे, ऑल्फ्रेड वारेंड, आया ग्राफिन, मेका अर्थबॉर्न और लास्ट बेरॉन विक्स। एल्जा कहता है, क्या विक्स? इसका मतलब क्या? लूकस विक्स? तभी किंग कहता है, ये 6 इंडिविजुअल्स ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे कॉन्टिनेंट को एक नई हाइट पे ले जाएंगे। और इन 6 को 6 लेंसेस कहा जाता है। और अब सभी सैल्यूट करते हैं। आर्थर भी बेरियन को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर अब नैरेट करता है, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था वो मेरे लिए एक रियलिटी चेक था। लूकस वेकस, जिसकी वजह से मेरे इतने सारे दोस्त मारे गए, वो अपनी फैमिली के पावर और कनेक्शन की वजह से फ्री वर्क कर पा रहा है। मुझे पहले भी वार्न किया गया था, मैं अगर रिवेंज लेना चाहूँगा तो ये मेरे लिए एक सुसाइड होगा, क्योंकि उसके पीछे उसका भाई खड़ा हुआ है, जो सिर्फ पावरफुल मेज ही नहीं बल्कि अब एक लेंस है। तभी हम देखते हैं आर्थर को। वो सोचता है, चलो सब कुछ ठीक है, अब मेरे पास और एक मैटर है संभालने के लिए, मेरी बहन की बर्थडे जो आ चुका है। और तभी वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब नीचे जाने के लिए तैयार होता है। सिल्वी उसके कंधे पे चढ़ती है जाने के लिए, पर आर्थर उसे तभी रखता है और कहता है, तुम्हें शायद आज रात के लिए यहीं पे रुकनी होगी। विंसेंट ने कहा है कि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसी वजह से शायद तुम्हें यहीं पे रुकनी चाहिए सिल्वी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। ये सुन के सिल्वी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, प्रॉमिस? आर्थर भी कहता है, बिल्कुल प्रॉमिस। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं आर्थर एक एक करके सारे गेस्ट को अटेंड करने लगता है। तभी उसके सामने एक फैमिली था जिनको कि वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है, जिसकी वजह से जब वो अंदर जाते हैं उसके मॉम अपनी बेटी को कहती है, बेटा इसे डांस के लिए ज़रूर पूछना। तभी आर्थर पीछे देखता है। पीछे हम एल्जा को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं। एल्जा उसे बाद में लंच के लिए पूछता, पर वो लड़की मना करके बाहर से चली जाती है। एल्जा घूमते हुए आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था हंसते हुए। तभी रे चिल्ला के कहता है, वो लोग आ रहे हैं, अब तैयार रहना।
और तभी हम देखते हैं एली की आंख बंद करके उसे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना के नीचे ला रही थी। एली कहती है, मम्मा आपने तो कहा था बस घर के ही सब रहेंगे ना, तो फिर मुझे ये अनकंफर्टेबल ड्रेस क्यों पहननी पड़ी? वो उसकी आंख खोलते हुए कहती है, इसी वजह से बेटा। और तभी उसको सभी मिल के एक साथ हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जो देख के वो बहुत बहुत खुश होती है। अब देखते हैं एक एक करके एली की बर्थडे में सभी इंजॉय करते हैं, पर तभी रे शायद नशे में था, वो सबको अपनी बेटी के बारे में बोलने लगता है, पर तभी बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, क्योंकि बाद में तभी हम देखते हैं वो आर्थर और एली को डांस के लिए बुला लेता है, जो सुन के एली तो पूरी तरह से डर जाती है। तबीता कहती है, मुझे नहीं पता था एली और आर्ट एक साथ डांस करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया था। एलिस को भी हम बहुत गुस्से में देखते हैं, वो सोचती है मैं इसे तो मार डालूंगी। एली को देखते हैं वो अपने माँ के पास आके कंप्लेन करने लगती है, पर तभी आर्थर वहाँ पे आता है और एली को डांस के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एली कहती है, भाई पर पता है ना? वो नोट करता है और कहता है, बस विश्वास रखो मुझ पे। और तभी रे म्यूज़िक ऑन करने के लिए कहता है। म्यूज़िक ऑन होते ही हम देखते हैं वो दोनों बहुत खूबसूरती से डांस कर रहे थे, ऐसे जैसे कि कई दिनों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देख के सभी चौंकते हैं, हैरान हो जाते हैं, पर बाद में यहाँ पे हमें पता चलता है आर्थर अपने विंड मैजिक से उसे हिला रहा था, जो कि कोई देख नहीं पा रहा था। सारे लड़कियाँ ये देख के जैसे कि पागल हो जाते हैं। आर्थर सोचता है, आई गेस मेरे पिछले लाइफ की बॉल रूम डांस क्लासेस वो आप काम आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब डांस खत्म होता है, एली बहुत ज़्यादा खुश थी, पर तभी देखते हैं वहाँ पे गेडियन आ चुका था और वो कहता है, क्या तुम माइंड करोगे अगर हम बाहर जाके थोड़ा सा बात कर लें? सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हिल्स थिया हाउस के बाहर हम और एक कार्ड को देखते हैं। उसी में एक एल्फ कहती है, मुझे बताया गया था कि आप और आर्थर लेविन वो बहुत क्लोज है, तो फिर क्या उसकी बहन के लिए ऐसे प्रेजेंट छोड़ना वो सही रहेगा? पर वो कहती है, आर्थर को आज अपनी बहन के बर्थडे पे फोकस करना चाहिए, और वैसे भी हम स्कूल में जल्दी ही मिलने वाले हैं। हम टेसिया को देखते हैं। एपिसोड के शुरू में आर्थर को देखते हैं, वो जूस का ग्लास या फिर वाइन वो लेके वो आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे गिडियन था, जो कि चिढ़ रहा था कि वो अकेला ही ऐसे आगे जा रहा था। आर्थर कहता है, आई होप तुम मेरे बहन की बर्थडे को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। पर वो कहता है, हे मैं तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ यार। आर्थर ये सुन के कहता है, फाइन तो बताइए टिकाटेन के नंबर 1 आर्टिफिशियर को क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है, पता नहीं क्यों पर तुम्हारी बातों से मुझे सरकज़म फील हो रहा है। वैसे तुम्हें बता दूँ, काउंसिल ने हमारा डिज़ाइन वो अप्रूव कर लिया है, और हाँ काउंसिल जो अभी के टिकाटेन के किंग्स और क्वींस है वो सबका एक बैठक है, वहीं पे इसे अप्रूव किया गया है। आर्थर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है, लगता है इसके वजह से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो कहता है, मनी फेम पावर ये मेरे लिए कुछ नहीं, जो मुझे जानना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि मुझे काउंसिल खुद भी नहीं दे सकता। पर वो और कुछ कहता, तभी देखते हैं वहाँ पे उसके बहुत सारे फैंस आते हैं जो कि उससे मिलने के लिए बेताब थे। वो तभी उनसे बातें करता और आर्थर को कहीं भी जाने के लिए मना करता है। आर्थर उसे देख के सोचता है, फेम इसका भी एक कॉस्ट होता है। वो तभी वहीं पे था, तभी पीछे से आवाज आता है, आर्थर आर्थर। हम वहीं पे लिलिया को देखते हैं, वो दौड़ते हुए आ रही थी, तभी गिरने ही वाली थी और कहती है, आई एम सो सॉरी आर्थर, मैं तुम्हें पहले ग्रीट नहीं कर पाई। दरअसल मैं एली को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी। पर आर्थर उसे संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे बारे में कहते हुए थके नहीं जा रहे थे। वैसे कैसी हो तुम? बहुत दिन हो गए हैं लिलिया। जब लिलिया उसे देखती है अपने सामने, देखते ही सोचती है, क्या वो हमेशा ही मुझसे इतना ज़्यादा लंबा था? अब देखते हैं बहुत देर तक वो दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं। आर्थर उसके पास्ट का, यानी जब वो मेड्स के पास जाके खाना खाया करती थी जब वो स्ट्रेस में रहती थी, उस बारे में कहता है। और वो ये सुन के थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट जगह दिखाई और तुम मुझे उस बारे में अभी भी मजाक उड़ाए जा रहे हो। आर्थर कहता है, कैसे ना करूँ, क्योंकि वो लड़की जो कि थोड़े से स्ट्रेस होने पे ही वहाँ पे खाना खाने के लिए चली जाती थी, और आज देखो तो टिकाटेन के सबसे प्रिकॉशियस एकेडमी में वो कितनी अच्छी कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, लगता है लड़कों के बीच भी तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो लिलिया। उसे कुछ लड़के घूर रहे थे। लिलिया ये देख के कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ वैसे भी तुम हो जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुई है।
आर्थर ये सुन के थोड़ा सा सोचता है और तभी हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर जिस भी लड़के को तुम घर लाओगी पहले उसे मुझे अप्रूव करना होगा। वैसे याद रखना अंकल विंसेंट से मैं ज़्यादा कम नहीं हूँ। ये सुन के लिलिया जैसे कि चुप हो जाती है। उसे हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। आप मुझे बताना कमेंट में कि वो यहाँ पे सैड क्यों है। देखता हूँ आप लोगों को क्या समझ आ रहा है। कहती है, ओह श्योर। पर तभी वहाँ पे मास्टर गिडियन आता है और कहता है, सॉरी लेडी, क्या मैं इस बालक को थोड़ा यहाँ से ले जा सकता हूँ? वो कहती है, मास्टर गिडियन ऑफ कोर्स, आई विल सी यू लेटर आर्ट। ये कह के वो चली जाती है। तभी देखते हैं मास्टर गिडियन, वो कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, सब कोई मुझे यहाँ पे जानते हैं। वैसे यार तुम भी कुछ कम नहीं हो, लगता है लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो। वैसे इस लड़की को देख के लग रहा था कि इसे तुम पर कुछ क्रश जैसा है। आर्थर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा कोई है जिसकी की लाइफ मैंने बदली है और जिसकी वजह से उसकी फीलिंग मेरी तरफ लव और लाइक का नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड का है। पर वो अभी ये समझ नहीं पाएगी, पर भविष्य में आई एम श्योर कि वो ये समझ जाएगी। वो कहता है, तुम्हारी मैच्योरिटी देख के कभी कभी मुझे कुछ अजीब लगता है बच्चे। पर आर्थर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ पे लव एडवाइस देने के लिए आए हो। बताओ क्या डिस्कस करना चाहते थे तुम? पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पास मनी, फेम, पावर सब कुछ है और मैं उन सबको काम पे लगाना चाहता हूँ तुम्हारा नॉलेज पाने के लिए। पर आर्थर ये सुनकर थोड़ा सा सैड होता है और सोचने के बाद कहता है, तुम्हें वो ब्लूप्रिंट देने के बाद मुझे ऑलरेडी बहुत बार सेकंड थॉट आया था। मैं ये दुनिया जैसे काम करता है उसे और बदलना या फिर बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता सब कुछ मेरी वजह से पूरी तरह से बदल जाए। ये सुन के तभी वो कहता है, तो तुम्हारे पास और भी इन्वेंशन के लिए आइडियाज है जो कि इस दुनिया को बदल सकता है? यस। ये सुन के आर्थर सोचता है, इसके कान ने सिर्फ वही वर्ड्स को पकड़ा है जो कि ये सुनना चाहता था और कहता है, मिस्टर गिडियन, मैंने कहा ना मैं इस दुनिया को और बदलूंगा नहीं। ये सुन के वो कहता है, वेल अगर ऐसी ही बात है चलो गिव एंड टेक करते हैं। तुम्हें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होगा तब मैं तुमसे तुम्हारा दिमाग उधार लूँगा या फिर तुम्हें मदद करनी होगी और उसके बदले मैं तुम्हारा पर्सनल बेनिफैक्टर बनूँगा जो कि तुम्हें अलग अलग आर्टिफैक्ट्स या फिर चीज़ें देगा जो भी तुम चाहोगे। डील? आर्थर ये सुन के स्माइल करता है और डील मंजूर कर लेता है। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं अब एली अलग अलग ड्रेस और सब कुछ देख रही थी। तभी आर्थर को उन्हीं में एक गिफ्ट थोड़ा सा अलग लगता है। वो एली को देती है, एली वो खोलती है और वहीं पे एक चिट्ठी को देखते हैं। कुछ ही देर बाद एली के हाथ में हम एक बो को देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत था। दूसरी तरफ विंसेंट ये देख के कहता है, ये डिज़ाइन देख के लगता है कि ये एल्वियन है। रे कहता है, आई वंडर इसे किसने सेंड किया होगा। पर आर्थर को ऑलरेडी समझ आ चुका है। पर तभी देखते हैं एली आर्थर के सामने हाथ फैलाती है और कहती है, भैया आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, दीजिए। ये देख के एलिस उसके पास आती है और उसे मारने लगती है और कहती है, एली। आर्थर हंसता है। तभी मैजिक से एलिस और एली दोनों को ही वो पेंडेंट देती है जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ तक कि देविता को भी ये पेंडेंट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। पर विंसेंट उसे कह देता है, हनी मैं बताना चाहूँगा ये पेंडेंट्स ये इस पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही बने हैं। और तभी देखते हैं आर्थर अपनी बहन को उसकी बर्थडे गिफ्ट पहना देता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गिडियन आर्थर को अपने सीक्रेट जगह यानी जहाँ पे उस शिप को बनाया जा रहा था वहाँ पे ले आया है। वो दोनों इसी शिप के बारे में बातें कर रहे थे। पर तभी गिडियन कहता है, लगता है कि तुम अपने दिमाग से बोर हो चुके हो। पर आर्थर सोचता है कि रात भर वो कभी भी जब चाहे तब उसे कॉल कर देता है। गिडियन कहता भी है, लगता है कि उन सारे नाइट कॉल्स वो भी हमें क्लोज नहीं लाया है। आर्थर कहता है, अपने एज के बंदे से दोस्ती करो। तभी गिडियन आर्थर के बर्थडे के बारे में पूछता है जो कि कुछ दिन पहले ही गया था और उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में तभी देखते हैं वो एक चीज़ देता है जिसमें कि शायद कुछ ब्रेसलेट या फिर कुछ थे। आर्थर उसके लिए थैंक्स कहता है। पर वो कहता है, तुमने जो हमारी मदद की है स्टीम इंजन बनाने में उसके बदले तो ये कुछ नहीं। वैसे मैं क्यूरियस हूँ, तुम ये क्यों ले रहे हो? एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंटल एट्रीब्यूट को छुपाना। अब मुझे ये मत बताना कि तुम क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हो। आर्थर कहता है, हाँ मैं क्वाड्रा एलिमेंटल मेज हूँ। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाता है। वो कहता है, तुम सीरियसली? रुको, इसका मतलब कि तुम अपने 2 एट्रीब्यूट्स को छुपाना चाहते हो? मुझे बताओगे क्यों?
पर आर्थर कहता है क्योंकि तुम जितना जानोगे मैं कितना स्पेशल हूँ मुझे उतने ही गिफ्ट्स मिलेंगे। वो कहता है तुम मुझे ये वर्ल्ड डिफाइंग न्यूज़ बता तो ऐसे रहे हो जैसे कि ये तुम्हारे लिए कैजुअल है, पर मुझे कुछ प्रूफ चाहिए होगा। आर्थर कहता है हैप्पीली, पर तभी वो उस शिप को देखते हुए कहता है ये शिप बहुत जल्दी बन रही है। वो हंसता है और कहता है हाँ, जब तक तुम्हारा स्कूल का पहला कुछ दिन होगा तब तक ये डिकाथियोस सेल करने लगेगा। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर शिप के बारे में और यही सब सोचते हुए जा रहा था, पर तभी उसका धक्का लगता है किसी बंदे से। वो उसे देखते ही कहता है ए बच्चे, तुम्हारी आंखें कहाँ है, दिखाई नहीं देता क्या? आर्थर सोचता है अरे मेरी मुलाकात हमेशा ऐसे ही बंदों से क्यों होता है। और तभी वो बंदा उसके फैमिली के बारे में कहता है कि उन्होंने इसे कुछ सिखाया नहीं, रुको, एक प्रोफेसर होने के नाते इसे मैं ही सिखाता हूँ। और तभी वो आर्थर के बालों के बारे में कहता है और कहता है लेसन 1, तुम्हारे बाल वो शॉर्ट होने चाहिए और मसल्स मेरे जैसे होने चाहिए। लेसन 2, तुम्हें अगर किसी मेरे जैसे बंदों को अपोलोजाइज करना ही है तो अपने नी पे करना सीखो। और तभी उसके सर में प्रेशर देके उसे डाउन करने की कोशिश करता, पर उसके प्रेशर से आर्थर हिलता भी नहीं। ये देख के वो चौंकता है। आर्थर कहता है तुम जो कर रहे हो मैं उसे जाने दे सकता हूँ, पर मैं सजेस्ट करता हूँ तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा लो। उसके गेज को देख के वो बंदा डर जाता है और तभी उन्हीं 2 लड़कियों को लेके वहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर तुम जायरस एकेडमी में होते तो मैं तुम्हें सबक सिखाता। रुको, तुम तो बही के स्टूडेंट लग रहे हो। ठीक है, अच्छा होगा जब तुम मुझे अपने सामने देखो तो छुप जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं अपने डिसाइपल्स को मार सकता हूँ। पर तभी आर्थर कहता है बिल्कुल, खुशी से। और तभी उनका पेंडेंट उन्हें वापस करता है। उन्हें समझ ही नहीं आया आर्थर ने कब ये पेंडेंट उनके हाथ से या फिर उनके पास से लिया, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर अब घर वापस आ चुका था। उसे देखते ही एली और सिल्वी दोनों उसके ऊपर जंप करते हैं, पर आर्थर अपने विंड मैजिक से दोनों को ही दूर रखता है, जिससे वो दोनों ही खुश नहीं थे। आर्थर मॉम डैड के बारे में पूछता है। एली कहती है ओह, वो लोग लिविंग रूम में हैं एल्जा के साथ। पता नहीं, तुम लोगों का पैकेज आया है जायरस एकेडमी से। कुछ ही देर बाद हम लिविंग रूम में सबको देखते हैं। एल्जा कहता है ए देखो तो, हमारा यूनिफॉर्म आ चुका है। एलिस उसे उसका यूनिफॉर्म देती है। अब आर्थर नरेट करता है मैं एक ऑर्फन से एक किंग, और उससे एक बेबी, और फिर एक एडवेंचरर। और ये देख के लगता है फाइनली मैं एक स्टूडेंट बन चुका हूँ। और अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। लूकस, प्रिंसेस कैथलीन, प्रिंसेस तेसिया, और उसको यानी आर्थर को वो नरेट करता है। पता नहीं ये दुनिया मुझे और कितना कुछ सिखाएगी। सो फाइनली इसी के साथ सीज़न 3 ख़त्म होता है। आई होप कि अगला एपिसोड शाम 8 बजे से पहले मैं दे पाऊँगा। अगर नहीं आएगा तो कल शाम को आ जाएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।